So hello everyone, this is Anurag Vishal. जो right now you are watching MBBS मतलब जौहरी MBBS और आज से अपन शुरू करने वाले हैं अपनी एक और बहुत ज्यादा शानदार सीरीज जिसका नाम है रीजनिंग। और क्या हुआ था ना, एग्जामिनर को क्या लगा, मैं ऐसा काम करता हूँ रीजनिंग और क्लिनिकल के क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, पूरा पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है। पहले क्या होता लॉन्ग शॉट आते थे और आप लोग लिख के आ जाते थे, लेकिन अब एग्जामिनर ने क्या करा, वो चाह रहा है कि आप डॉक्टर बन रहे हैं तो आप डॉक्टर वाले काम करें, क्लिनिकल और रीजनिंग आप दे पाए। तो उसने क्लिनिकल और रीजनिंग के क्वेश्चन दे दिए और पूरे इंडिया में ना अभी भौकाल का भी माहौल चल रहा है। मुझे डेली मैसेज आ रहे हैं अलग अलग स्टेट के कि सर रीजनिंग के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें, प्लीज हमें बता दीजिए, एटलीस्ट एक वीडियो बना दीजिए। सो यार मैंने तुम्हारे लिए उससे भी अच्छा काम करा है, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है तुम डरो, लेकिन उसे पता नहीं है कि जौहरी एमबीबीएस हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। मैंने आज सभी लोगों के लिए पूरी पीडीएफ बना दी है रीजनिंग के क्वेश्चन की। ये अपर लिम की रीजनिंग के क्वेश्चन की पीडीएफ है जो मेरे टेलीग्राम पर, मेरे ऐप पे भी आपको मिल जाएगी, आप जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सो मैंने पूरी पीडीएफ बना दी है जिसके अंदर एक एक क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, किस तरीके से रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको लिख के आना है। सो बहुत ही प्रोडक्टिव है, इससे आपका रीजनिंग का पूरा सेगमेंट जो है क्लियर हो जाएगा। अब सीधे मुद्दे की बात अपन करते हैं। देखो सबसे पहले अपन आ जाते हैं कि सर ये क्वेश्चन आप कहां से लाए। ये जो क्वेश्चन जो हैं ये आपने खुद ने बनाए हैं मन से, क्योंकि पहली बार नया पैटर्न है तो आपको कभी क्वेश्चन तो मिले नहीं होंगे, कहां से लाए आप। सो बेटा तुम लोगों के लिए मैंने 200 से 300 प्री यूनिवर्सिटी की पेपर खा ले। जितने मेरे एनाटॉमी चैंपियंस के बचे थे ना, मैंने उनसे व्हाट्सएप में बोला था कि तुम्हारे सारे प्री यूनिवर्सिटी के पेपर दे दूं, और सब लोगों ने मुझे अपने अलग अलग स्टेट के प्रीवियस ईयर के पेपर दिए। तो जितने भी आज क्वेश्चन आप देखने वाले हो ये सारे के सारे प्री यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस हैं, मतलब हर स्टेट के मैंने डाले हैं। सो ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक हैं जो अलग अलग स्टेट में आए हैं। तो क्वेश्चन मन से नहीं बनाया यार मैंने, ये आप लोगों की प्री यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में सॉल्व करने वाला हूं। तो हाई यील्डिंग मेरे नोट्स हैं, ये इसको देखा तो बिल्कुल पास हो जाओगे, क्योंकि आपको प्रॉपर फॉर्मेट समझ में आ जाएगा और इन्हीं में से आपके पूछे जाने हैं टॉपिक्स। फिर दूसरी चीज, सर एक बार हमें बता दो कि रीजनिंग के क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है। देखो सिंपल सी बात करूंगा मैं आप लोगों से एमसीक्यू सॉल्व करते बनता है क्या? जाहिर बात आप लोग साफ बोलोगे नहीं सर हम एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने थ्योरी नहीं पढ़ी है। तो जब तक आप पूरी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, मान लीजिए आपको अपर लिम आपने पूरा पढ़ लिया, जब आप पूरा अपर लिम पढ़ लोगे, जब आपकी थ्योरी स्ट्रांग होगी तभी तो आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। सेम रीजनिंग भी वही है बेटा, जब आपको थ्योरी नहीं पता, जब आपको मालूम ही नहीं है ब्रेकियल प्लेक्सस क्या है, जब आपको मालूम नहीं है रेडियल और ऑनलाइन नर्व का कोर्स क्या है, ब्रांचेस क्या है, जब आपको बेसिक कंप्लीट नहीं होंगे आपके, तो जाहिर सी बात है आप रीजनिंग के क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो इफ यू वांट, अगर आप चाहते हो रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको थ्योरी स्ट्रांग करनी पड़ेगी। मेक श्योर अगर आपने पूरी थ्योरी स्ट्रांग करी है फिर आपको रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व आप कर पाओगे। फिर कितने बच्चे क्या होते हैं, सर आप हमें ना क्वेश्चन दे दीजिए जो आते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, उससे हमें आइडिया हो जाएगा। सो मैंने आपको ये भी हेल्प कर दी, सारे क्वेश्चन मैंने रीजनिंग अलग कर दिए हैं टॉपिक वाइज, अपर लिम लोअर लिम, और उसके सोल्यूशन भी दे दिए हैं, और आज मैं आपको पढ़ाने भी वाला हूं। ठीक है, फिर तीसरी बात अपन करते हैं, सर यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसे लिखना पड़ता है, एक बार ये और बता दो। सो बेटा रीजनिंग के क्वेश्चन जो है टोटल यूनिवर्सिटी एग्जाम में आने वाले हैं 5, और 3 नंबर का एक आएगा, और 3 नंबर में वो वर्ड लिमिट खुद दे देते हैं कि आपको 100 वर्ड का लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ, करीबन एक पेज में आपको थ्योरी लिख दो और आधे पेज की डायग्राम बना दो, या एक पेज में भी अगर आप एक रीजनिंग का क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दोगे तो आपको पूरा मिल जाएगा। रीजनिंग के क्वेश्चन में आपको सीधे मुद्दे की चीज लिखनी है कि ऐसी चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, आपको सिर्फ रीजन देना है। तो बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, 100 वर्ड्स की लिमिटेशन है, 1.5 पेज, एक पेज में थ्योरी आधे पेज में डायग्राम कर दो, या आधे पेज में थ्योरी आधे पेज में डायग्राम कर दो, दैट्स इट। इतना कर दोगे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। मेक श्योर डायग्राम बना के आना तो बहुत प्यारे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलो ये भी हो गया। फिर चौथी चीज, सर अब आप बताओ हमें सॉल्व हमें कहां मिलेंगे ये सारे एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, रीजनिंग क्वेश्चन कहां मिलने वाले हैं। सो यार देखो मेरा एक ऐप है जिसका नाम है जौहरी एमबीबीएस, याद करो पैसे नहीं मांग रहा मैं। ये तो अपर लिम के और लोअर लिम के सारे रीजनिंग के क्वेश्चन प्लस वीडियोस मेरे ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मैंने डाल दिया है। आप डाउनलोड करो ऐप, एनाटॉमी चैंपियन कोर्स में जाओ, वीडियोस में जाओ, वीडियोस के अंदर अलग ही रीजनिंग का आपको एक फोल्डर मिल जाएगा, वहां पे मैंने सब दे रखा है। ये पहली वीडियो है तो यूट्यूब पे मैं डाल रहा हूं, बाकी यूट्यूब पे अभी सीरीज नहीं मिलेगी आपको, आगे की सीरीज मेरे ऐप पे पूरी मिल जाएगी, इसमें अपर लिम लोअर लिम फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा ऐप डाउनलोड करो, क्यों? क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक ऐसा कोर्स है जिसके जरिए मात्र 30 दिन में एनाटॉमी कंप्लीट है, बुक्स मेरी सारी फ्री में आपको मिलेंगी, उसके अलावा बहुत सारा आईएमपी टॉपिक, प्रीवियस ईयर के पेपर, बहुत सारा फ्री कंटेंट है। तो एटलीस्ट फ्री कंटेंट के तो मजे लो, और ऐसा कोर्स कोई नहीं बना रहा हिंदुस्तान में जो आपको मिलेगा सिर्फ मेरे ऐप पर।
सो चलो अब अपन आते हैं सीधा अब मुद्दे की बात और करते हैं कि सर अब आप हमें बता दो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल अपर लिम में मैंने 30 क्वेश्चन आपके छाटे हैं जो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में आने वाले हैं। ये पार्ट 1 है जिसके अंदर मैं 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताने वाला हूं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट मेक श्योर पूरी वीडियो देखना क्योंकि एग्जाम में आपको पास करा सकते हो, बहुत प्रोडक्टिव वीडियो रहेगी। सो यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट आपसे बोलेगा व्हाट इज द डिफॉर्मिटी seen in winging of scapula explain with its anatomical basis। सो कुछ इस प्रकार से रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वो डायरेक्ट आपसे बोलेगा कि विंगिंग ऑफ स्कैपुला करके बीमारी है, उसकी डिफॉर्मिटी कैसी होती है और ये क्यों होती है, आप उसका एनाटॉमिकल बेसिस बताइए, रीजन बताइए कि ये बीमारी हो रही है तो क्यों हो रही है। तो चलिए अब कैसे लिखना है आपको, सिंपल वे में डेफिनेशन, कॉज और कॉमन रीजन, बस इतना से लिख देना। और ब्रेकियल प्लेक्सस का इसके अंदर डायग्राम बनेगा क्योंकि ये होती है लॉन्ग थोरेसिक नर्व के डैमेज होने के कारण। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं कि भैया ये विंगिंग ऑफ स्कैपुला क्या है। देखो इसका नाम बता रहा है विंगिंग, मतलब विंग आ जाना, पंछी बनूं उड़ता फिरूं वाले काम आ जाना। अब क्या होता है, जो अपनी स्कैपुला जो रहती है, ये आप देखिए मेरे पास यहाँ पे भी है, ये अपनी पूरी स्कैपुला बोन है। अब ये जो अपनी पूरी स्कैपुला बोन होती है ना, उसके अंदर इस साइड में अगर आप देख पा रहे हो, ये इसको अपन बोल देते हैं स्कैपुला बोन की मीडियल बॉर्डर। अब होता क्या है, विंगिंग ऑफ स्कैपुला एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जब भी अपन बोलते हैं पेशेंट को कि बेटा दीवार को ऐसे पुश करो इस तरीके से, तो जब भी पेशेंट दीवार को ऐसे पुश करने का ट्राई करता है तो कायदे से क्या होता है, स्कैपुला दिखाई नहीं देता प्रॉपर्ली। लेकिन इस बीमारी के अंदर क्या होता है, ये स्कैपुला की जो मीडियल बॉर्डर है वो ऐसी बाहर की तरफ आने लगती है और आपको बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई देने लगती है। इसको बोल देते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला। सर ये क्यों होता है, तो बेटा एक मसल होती है, इसे हम बोल देते हैं सेरेटस इंटीरियर मसल। ये सेरेटस इंटीरियर मसल जो है ये अपने हाथ को इस तरीके से 90 डिग्री के एंगल से ऊपर तक रोटेट करने में भी हेल्प करती है। मतलब अगर आपको इस तरीके से हाथ को अपना एबडक्ट करना है 90 डिग्री के ऊपर तो उसमें भी हेल्प करती है सेरेटस इंटीरियर मसल। और ये सेरेटस इंटीरियर मसल जो है अपने स्कैपुला की मीडियल बॉर्डर पर जुड़ी होती है। तो उसको मैं आपको 3D में दिखाता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। 1 2 3 4। तो यहां पे आप देखिए 3D मॉडल है, इसके अंदर ये जो आपको मसल दिख रही है सेरेटस इंटीरियर मसल है। तो आप खुद देखो ये सेरेटस इंटीरियर मसल क्या कर रही है, ये एक तरह से तो अपनी रिब्स पे जुड़ी हुई है और दूसरी साइड में अगर अपन देखें ये सेरेटस इंटीरियर मसल क्या कर रही है, अपने स्कैपुला का ये जो बॉर्डर है ना मीडियल बॉर्डर, अपने मीडियल बॉर्डर पे जुड़ी है। ये आप देखिए तो ये मीडियल बॉर्डर पे जुड़ी है। अब इस सेरेटस इंटीरियर मसल को जो नर्व सप्लाई करती है उसको बोलते हैं लॉन्ग थोरेसिक नर्व। अब क्या होता है ना, किसी भी कारण से लॉन्ग थोरेसिक नर्व में इंजरी हो गई तो क्या होगा, ये सेरेटस इंटीरियर मसल काम नहीं करेगी। और इस सेरेटस इंटीरियर मसल का काम ही यही है कि अपने स्कैपुला की ये जो मिडिल बॉर्डर है उसको पकड़ के रखती है। देखो आप स्कैपुला की मिडिल बॉर्डर को पकड़ के रखती है। तो अगर सेरेटस इंटीरियर मसल में पैरालिसिस हो जाएगा क्योंकि उसकी नर्व डैमेज हो गई लॉन्ग थोरेसिक नर्व, तो क्या होगा, एक बीमारी हो जाती है, उसको बोलते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला। क्योंकि ये जो मिडिल बॉर्डर जो रहती है स्कैपुला की बाहर की तरफ आ जाती है, एक तरीके से प्रोमिनेंट हो जाती है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी में लिखना है। कंसेप्ट अब आपको समझ में आ गया होगा कि यार डिफॉर्मिटी क्या होती है। ऑलरेडी मैं आपको ब्रेकियल प्लेक्सस में पढ़ा भी चुका था, मैंने एक बार और आपका रिवीजन करवा दिया। सो विंगिंग ऑफ स्कैपुला इज ए कंडीशन। पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है कि विंगिंग ऑफ स्कैपुला है तो है क्या। तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला एक कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, मीडियल बॉर्डर जो रहती है स्कैपुला की बिकम प्रोमिनेंट हो जाती है एंड मूव बैकवर्ड लाइक ए विंग। ऐसा लगता है विंग की तरह आ गई है, पूरी बाहर आ जाती है। स्पेशली व्हेन द पर्सन पुश अगेंस्ट ए वॉल। कब, जब अपन बोलते हैं एक पर्सन को कि भैया तू वॉल को ऐसे पुश कर दबाने की ट्राई कर। कॉज क्या है, सिंपल बात है, इंजरी टू द लॉन्ग थोरेसिक नर्व। लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो है ब्रेकियल प्लेक्सस का एक ब्रांच है। तो इस थ्योरी के अंदर आपको ब्रेकियल प्लेक्सस का डायग्राम बना दोगे तो अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। पैरालिसिस ऑफ सेरेटस इंटीरियर मसल, क्यों, लॉन्ग थोरेसिक नर्व में अगर इंजरी हो जाती है तो क्या होता है, सेरेटस इंटीरियर मसल जो है पैरालिसिस हो जाएगी जिसके कारण स्कैपुला की मीडियल बॉर्डर बाहर आ जाती है। फिर कॉमन रीजन कि ये हो क्यों रहा है, ड्यूरिंग सर्जरी। मान लीजिए आपको सर्जरी कराने गए, अब सर्जन क्या था, सर्जन ने ढंग से पढ़ाई तो करी नहीं, प्रैक्टिस नहीं थी ना उसे, गलती से उन्होंने लॉन्ग थोरेसिक नर्व काट दी। ट्रॉमा, मान लीजिए आपको किसी प्रकार से लग गई, उसके कारण हो सकता है। कैरिंग हैवी लोड ऑन द शोल्डर, कितनी बार क्या करते हैं मजदूर लोग, बहुत ही भारी भारी सामान ले जाते हैं। सो हैवी लोड करने के कारण भी क्या होता है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व डैमेज हो जाती है। सो ये मेन रीजन है कि विंगिंग ऑफ स्कैपुला क्या होता है। यूनिवर्सिटी में इस तरीके से क्वेश्चन ये आता है। एम आई क्लियर। ये इस तरीके से भी आपसे बोल सकते हैं कि यार एक क्लिनिकल केस में दे सकते हैं कि एक कंडीशन है जिसके अंदर
जब भी अपन पेशेंट को पुश करने को बोल रहे हैं तो मीडियल साइड की जो बॉर्डर स्कैपुला की वो बाहर दिख रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं आपको, समझे आप? तो इस तरीके से सॉल्व करना है। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, प्री यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। फिर आता है व्हाट इज डिफॉर्मिटी सीन इन क्लॉ हैंड, कि यार क्लॉ हैंड क्या होता है, कौन सी डिफॉर्मिटी है, आप एक्सप्लेन करिए एनाटॉमिकल बेसिस की क्यों हो रहा है, क्लॉ हैंड चीज क्या है, क्यों हो रहा है। तो सिंपल भाषा में बात करेंगे, डेफिनेशन की बात करेंगे कि क्लॉ हैंड होता है तो होता क्या है। देखो अगर आप यहां पे देख पा रहे हो, एक दो तरीके के क्लॉ हैंड होते हैं, एक कंप्लीट और एक पार्शियल क्लॉ हैंड। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्लॉ हैंड मैं आपको बताता हूं। अब देखिए अगर अपन देखें ये हाथ में ये जो मेरी हड्डियां हैं इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं मेटाटार्सल, और ये अपनी फेलेंजेस है। इन दोनों के बीच में जो जॉइंट है ना, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें अपन बोल देते हैं मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। एम आई क्लियर? इन्हें बोलते हैं मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। अब क्या होता है ना, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट जो है वो इस तरीके से हो जाए एक्सटेंड, खड़ा, और उंगलियों के बीच में जो जॉइंट है वो ऐसा हो जाए फ्लेक्स। ऐसा अगर कंडीशन बन जाए ना, ऐसा लग रहा है शेर का पंजा आ गया, सिंघम, इस तरीके से, इसे हम बोल देते हैं क्लॉ हैंड। सो क्लॉ हैंड क्या है? क्लॉ हैंड एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ये जो मेटाकार्पल और फेलेंजेस जो होते हैं, मैं आपको 3D मॉडल दिखा देता हूं सो आपको और क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट। तो यहाँ पे आप 3D मॉडल देखिए तो अब आपको ना क्लियरली दिखाई देगा व्हाट इज दिस। ये जो हड्डियां है ना, ये अपनी हाथ की हड्डियां, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं मेटाकार्पल्स। तो ये अपनी सारी मेटाकार्पल है, और ये अपनी है उंगलियों की हड्डियां जिसको अपन फेलेंजेस बोलते हैं। एम आई क्लियर? अब मेटाकार्पल और ये अपने उंगलियों की हड्डी के बीच में जो जॉइंट है ना, इन्हें अपन बोल देते हैं मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। सो मैं इसी की आपको बात कर रहा था, दिस इज नोन एज मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। अब क्या होता है, ये जो मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट है ना, ये पूरा ऐसा हो, खुला हो, एक्सटेंड हो, और उंगलियों के बीच में जो जॉइंट है ना वो ऐसा हो, फ्लेक्स। तो एक ऐसी कंडीशन मिलेगी, इससे बोलते हैं अपन क्लॉ हैंड। एम आई क्लियर? अब बात आती है सर ये क्लॉ हैंड होता है तो होता क्यों है, आप ये बताइए, और कंप्लीट और पार्शियल में अंतर क्या है? सबसे पहले अपन देखते हैं कंप्लीट और इनकम्प्लीट या पार्शियल क्लॉ हैंड का मतलब क्या है। देखो कंप्लीट क्लॉ हैंड का मतलब क्या है? जब सारी उंगलियां जो हैं पेशेंट की वो इस तरीके से दिखाई दे। एक बीमारी होती है, इसको बोलते हैं अपन क्लम्पैक पैरालिसिस। ये बीमारी कब होती है? जब अपनी अल्नर नर्व और मीडियल नर्व, ये दोनों नर्व जो है खराब हो जाए, इनके अंदर पैरालिसिस हो जाए। ये दोनों नर्व क्या करती है? अपने हाथ की मसल को सप्लाई करती है। सो अगर अल्नर नर्व और मीडियल नर्व, अगर इन दोनों नर्व में अगर इंजरी हो जाती है तो क्या होता है? अपने हाथों की सारी उंगलियां ऐसी हो जाती हैं और शेर का पंजा बन जाता है। दिस इज नोन एज कंप्लीट क्लॉ हैंड। ये कंप्लीट क्लॉ हैंड है। पार्शियल क्लॉ हैंड क्या होता है? जिसके अंदर पेशेंट की सिर्फ दो उंगलियां ही जो है वो इस तरीके से हो, बाकी की दो ठीक हो, तो वो पार्शियल क्लॉ हैंड कहलाता है। मतलब सारी उंगलियां इन्वॉल्व नहीं है, 2-3 उंगलियां इन्वॉल्व है। अब यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है? पहले अपन डायरेक्ट लिखेंगे डेफिनेशन। सो क्लॉ हैंड क्या है? क्लॉ हैंड इज ए डिफॉर्मिटी वेयर द फिंगर आर बेंड एट द इंटरफेलेंजियल जॉइंट। तो क्लॉ हैंड एक डिफॉर्मिटी है, एक बीमारी है जिसके अंदर उंगलियां जो होती हैं, फिंगर जो होती हैं, फिंगर के बीच में जो जॉइंट है इंटरफेलेंजियल जॉइंट ऐसा फ्लेक्स होता है, ठीक है, एंड हाइपर एक्सटेंडेड एट द मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। ये जो मेटाकार्पोफेलेंजियल जो है, इन दोनों के बीच का जॉइंट क्या है? ऐसे एक्सटेंडेड है, तो इसको अपन बोल देते हैं क्लॉ हैंड। ये आपने लिखा डेफिनेशन। फिर आप लिखना टाइप। टाइप में आप डायरेक्ट लिखना कि दो प्रकार के होंगे, पार्शियल, पार्शियल के अंदर दो उंगलियां इन्वॉल्व होती हैं, कंप्लीट के अंदर सारी उंगलियां इन्वॉल्व होती हैं। पार्शियल और कंप्लीट क्लॉ हैंड आपको लिखना है। फिर आपको लिखना है कॉज, ये होती है तो होती क्यों है। सो ये आपको ना ये वाला डायग्राम से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्या होता है ना, अलग अलग नर्व के डैमेज के कारण अलग अलग क्लॉ हैंड आपको दिखाई देता है। मेनली क्लॉ हैंड जो है वो अपनी दो नर्व के कारण होती है। देखो एक होता है मीडियन नर्व, आपको ऑलरेडी पता है मीडियन नर्व जो है अपने फोर आर्म की मैक्सिमम मसल को सप्लाई करती है मीडियन नर्व। उसके अलावा ये अपनी लेटरल टू लंब्राइकल्स और थिनार मसल को भी सप्लाई करती है ना, अंगूठे के नीचे वाली मसल को। उसके अलावा एक मसल होती है उसको बोलते हैं अल्नर नर्व। अल्नर नर्व भी सेम। अल्नर नर्व क्या करता है? अपना फोर आर्म की फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस मसल है ना, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस मसल को, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल को सप्लाई करता है। उसके अलावा अपने हाथ की सारी मसल को सप्लाई करता है, जैसे कि अपने जो बची हुई है मिडल टू लंब्राइकल, हाइपोथेनार, इंट्रिंसिक मसल। अगर अल्नर नर्व और मीडियल नर्व में अगर इंजरी हुई है तो आपको क्लॉ हैंड देखने को मिलता है। अब अपन को याद ये करना है, मान लीजिए सिर्फ मीडियल नर्व खराब है तो क्या देखने को मिलेगा। देखो याद रखना, तुम उसको इस तरीके से याद कर सकते हो, जो माँ जो है उसके लिए दूसरे और तीसरे बच्चे बहुत अच्छे से वो रखती है।
जाहिर बात है ना, बच्चे दो ही अच्छे, ये कहावत आप याद कर लो, मास हो जाएगा मीडियन नर्व। तो मीडियन नर्व जो है वो कहां, अगर मीडियन नर्व में इंजरी हुई है तो अपनी दूसरी और तीसरी उंगली जो है उसके अंदर आपको क्लॉ हैंड देखने को मिलेगा। गिनतियां कैसे करते हैं कुछ लोगों को यही नहीं पता, अंगूठे की तरफ से गिनती गिनते हैं, पहला अंगूठा एक, दूसरी उंगली और तीसरी उंगली, ये चौथी और ये पांचवी उंगली। है क्लियर? अंगूठे से गिनती गिनेंगे 1 2 3 4 5। अगर मीडियल नर्व में इंजरी हुई है तो क्या होता है, अपनी दूसरी और तीसरी उंगली ऐसे आपको देखने को मिलेगी, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, दिस इज नोन एज पार्शियल क्लॉ हैंड। ठीक है सर। अगर अल्नर नर्व में इंजरी है तो क्या होता है, आपकी बची हुई उंगली जो रहती है ना, चौथी और पांचवी, आपकी चौथी और पांचवी में आपको ऐसा क्लॉ हैंड देखने को मिलता है। ये आप देख रहे हो, ये चौथी और पांचवी, ये जो दो उंगलियां जो है ऐसे आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपकी अल्नर नर्व है तो आपको ऐसा कुछ हाथ देखने को मिलेगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज पार्शियल क्लॉ हैंड। आपको सिर्फ दो ही उंगलियां इन्वॉल्व है। बट एक बीमारी है उसे बोलेंगे क्लम्पेक्स पैरालिसिस। ये ऐसी बीमारी है जिसके अंदर कंबाइंड अल्नर नर्व और मीडियल नर्व दोनों डैमेज हो जाता है, तो आपको कंप्लीट क्लॉ हैंड देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि शुरू की दूसरी और तीसरी उंगली क्लॉ क्यों हो रही है, क्योंकि मीडियल नर्व खराब है, और चौथी और पांचवी उंगली क्यों ऐसे हो रही है, बैंड हो रही है, क्लॉ हैंड क्यों बना रही है, क्योंकि अल्नर नर्व खराब है। सो मीडियल और अल्नर अगर दोनों नर्व खराब हो तो आपको देखने को मिलता है पूरा कंप्लीट क्लॉ हैंड इस तरीके का। ठीक है। सो कॉजेज आपको क्या लिखना है, कॉजेज आपको लिखना है मेनली क्लॉ हैंड क्यों होता है, ड्यू टू इंजरी टू द अल्नर नर्व। कितनी बार क्या होता है ना, मैक्सिमम टाइम रिस्ट से, ये वाले जॉइंट से अल्नर नर्व डैमेज होती है, इसके कारण आपको पार्शियल क्लॉ हैंड दिखता है। अल्नर नर्व डैमेज होने के कारण क्या होता है, जो लंबराइकल मसल है, इंट्रोसियाई मसल जो है हैंड के, वो खराब हो जाती है, जिसके कारण आपको क्लॉ हैंड देखने को मिलता है। कहां कहां? अगर अल्नर नर्व खराब है तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, जो अपनी रिंग, ये वाली चौथी उंगली रिंग और लिटिल मतलब पांचवी उंगली, ये दो उंगलियों में देखने को मिलेगा। फीचर क्या है क्लॉ हैंड के, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट में हाइपर एक्सटेंशन, इंटरफेरेंजियल जॉइंट अपने हो जाते हैं फ्लेक्स, होलो शेप बिटवीन द मेटाकार्पल ड्यू टू मसल वेस्टिंग। क्या होता है, कितनी बार ये जो हाथ की जो मसल है ना वो काम नहीं करती, तो हाथ की मसल छोटी होने लगती है, इसमें एट्रोफी हो जाता है हाथ की मसल में, तो उसको बोलते हैं वेस्टिंग, मसल वेस्टिंग। तो यहाँ पे हल्का सा गड्ढा सा बन जाता है क्योंकि यहाँ पे मसल वेस्ट होने लगती है। कहाँ देखने को मिलता है आपको क्लॉ हैंड, जब अल्नर नर्व खराब हो, अल्नर नर्व पाल्सी में, लेप्रोसी बीमारी में, कोई भी ट्रॉमा हो तब। ठीक है। कार्पल टनल सिंड्रोम में भी देखने को मिलता है क्योंकि उसमें मीडियल नर्व खराब हो जाती है, और क्लम्पिक पैरालिसिस में। तो इतनी सारी बीमारियों में देखने को मिलता है। दिस इज नोन एज क्लॉ हैंड। डेफिनेशन लिखना है, टाइप लिखना है, कॉज लिखना है, अफेक्टेड मसल लिखनी है और फीचर लिखने हैं। और ये अगर आप डायग्राम बना देंगे तो आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बड़े आराम से आप चीजें फिर देख पाओगे। फिर अपने आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। सो तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन एक तरीके से आपको क्लिनिकल केस स्टडी के फॉर्म में दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन, अब यहां पे आपसे एक क्वेश्चन दिया है और साथ में एक्सरे भी दिया है। अब आप खुद बताओ ये एक्सरे में आपको क्या दिखाई दे रहा है। सर हमें फ्रैक्चर दिखाई दे रहा है। तो यार इतना अंधा तो मैं भी नहीं हूं, मुझे भी फ्रैक्चर दिखाई दे रहा है, लेकिन कहां दिखाई दे रहा है आपको फ्रैक्चर, ये बताओ। सर ये जो ह्यूमरस बोन है ना सर, वहां पे फ्रैक्चर हमें दिखाई दे रहा है। अब मैं तुम्हें ये चाहता हूं कि और सिंप्लीफाई करके बताओ कि ह्यूमरस बोन में भी कहां देखने को मिल रहा है फ्रैक्चर। मैं अगर आपको एक 3D मॉडल दिखाऊं ना तो आपको बड़े आराम से समझ में आएगी। अब क्या होता है, ये अपनी पूरी बोन है ह्यूमरस बोन। अब जो ह्यूमरस बोन है ना बेटा, उसमें ना दो तरीके के नेक होते हैं। ये हेड हो गया ह्यूमरस बोन का, ये ह्यूमरस बोन का शाफ्ट हो गया। अब अपन आते हैं ह्यूमरस बोन पे, क्या होता है ना, दो नेक होते हैं। एक इसका ये वाला नेक होता है, इसको बोल देते हैं एनाटॉमिकल नेक, और एक ह्यूमरस बोन का ये वाला नेक होता है, उसको हम बोल देते हैं सर्जिकल नेक। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, ह्यूमरस बोन अगर आपकी हाथ की हड्डी को टूटना है तो मैक्सिमम टाइम आपकी हाथ की हड्डी कहां से टूटेगी, ये जो सर्जिकल नेक है ना बेटा, वहां से अपनी हाथ की हड्डी टूटती है। सर इसके कारण क्या दिक्कत है, तो सबसे पहले दिक्कत क्या है, तुम्हारी हाथ की हड्डी टूट गई है, दर्द बहुत होगा, ऐसे लूले पंगले से हो जाओगे। दूसरी दिक्कत क्या है, एक नर्व होती है बेटा इस तरीके से, ये बहुत ज्यादा शानदार नर्व है, ये जो नर्व इसे बोलते हैं एक्सिलरी नर्व। ये नर्व जो है अपना सर्जिकल नेक जो होता है ना उसके बहुत ही पास से करीब से जाती है। तो जैसे ही अपन क्या करेंगे, ये अपना टूटा, जैसे अपना ह्यूमरस बोन टूटी, जैसे कि मेरे यहाँ पे रखी भी है, ये ह्यूमरस बोन है, तो मान लीजिए जैसे ह्यूमरस बोन टूटती है तो उसके टूटने के कारण क्या होता है, ये एक्सिलरी नर्व भी डैमेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक्सिलरी नर्व उसके बहुत पास में है, तो ये इसका रीजन होगा, एक्सिलरी नर्व टूट गई।
अब एक्सिलरी नर्व क्या करती थी, देखो एक मसल होती है उसे हम बोल देते हैं डेल्टॉइड मसल। अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं, ये आप देखिए, दिस इज नोन एज डेल्टॉइड मसल। अब ये जो नर्व होती है ना बेटा, जिसे हम बोल देते हैं एक्सिलरी नर्व, ये एक्सिलरी नर्व जो है ये डेल्टॉइड मसल को सप्लाई करती है। तो जैसे ही अपनी हड्डी टूटती है सर्जिकल नेक से, उसके कारण क्या होता है, ये जो नर्व है ना एक्सिलरी नर्व, ये भी डैमेज होती है। एक्सिलरी नर्व अपना सप्लाई कर रही थी डेल्टॉइड मसल को, क्योंकि एक्सिलरी नर्व डैमेज हो गई है तो अपनी डेल्टॉइड मसल, अपनी शोल्डर की मसल भी जो है पैरालाइज हो जाती है ना। अब सर इस मसल के पैरालिस होने से क्या होगा, अब हमें ये और बता दीजिए। चलो अब ये डेल्टॉइड मसल क्या काम करती है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूं। उसके लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हाथ अगर इस तरीके से एबडक्ट हो रहा है, देखो मेरी बॉडी से अगर हाथ दूर जाए तो उसको बोलते हैं एबडक्शन, है ना, पास आए तो वो बोलता है एडक्शन। सो जो एबडक्शन होता है, इसको मैं एबीडक्शन भी बोलता हूं, ये हाथ अगर दूर जाए बॉडी से तब होता है। ये क्यों हो पा रहा है अपन वो जानते हैं। बच्चे क्या बोलते हैं, सर ये डेल्टॉइड मसल ही कराता है। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल ऐसा पूरी तरीके से गलत नहीं है यार, थोड़ा थोड़ा गलत है। बहुत सारी मसल होती हैं, जैसे कि अपना हो गई सेरेटस एंटीरियर मसल, सुप्रास्पाइनेटस मसल। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, देखो ये जो मसल है ना, दिस इज नोन एज सुप्रास्पाइनेटस मसल। ये भी सेम अपना एबडक्शन करवाने में हेल्प करता है, सुप्रास्पाइनेटस, डेल्टॉइड मसल और अपना लॉन्ग थोरेसिक, सॉरी अपनी एक सेरेटस एंटीरियर मसल, ये तीन मसल अपना एबडक्शन करवाने में हेल्प करते हैं। बट कितने कितने डिग्री से, मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूं कि कितने कितने डिग्री से वो होता है। चलिए सो अब आपको ना ये चीज रट्टा मार लेनी है कि 0 to 15 डिग्री, याद रखना 0 to 15 डिग्री, अगर अपन को हाथ को एबडक्शन करवाना है 0 to 15 डिग्री, तो एक मसल होती है सुप्रास्पाइनेटस, वो रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर 15 डिग्री से 90 डिग्री तक एबडक्शन करवाने में हेल्प करता है अपनी डेल्टॉइड मसल, और 90 डिग्री के अगर ऊपर, ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री से अगर ऊपर एबडक्शन करवाना है तो एक मसल होती है सेरेटस एंटीरियस, वो हेल्प करती है। इसको और से समझाने के लिए मैं आपको उसको डेमोस्ट्रेट करके बताता हूं कि मैं बोलना आपसे क्या चाह रहा हूं। सो यहां पे आप देख पा रहे हैं, मैं इसमें आपको डेमोस्ट्रेट करके बताता हूं। ये इसका हाथ है। अब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एबडक्शन, जब इसकी बॉडी से अगर हाथ दूर जाए तो उसको बोलते हैं एबडक्शन, अगर हाथ पास आए तो उसको बोलते हैं एडक्शन। अब होता क्या है, इसकी बॉडी से, ये देखो ये इसकी बॉडी है मान लीजिए, अगर इसकी बॉडी से हाथ अगर मैं इतना सा आगे करूं, कितनी डिग्री से, अभी इसका हाथ 0 डिग्री पे, अगर मैं उसको ऐसे लाऊं हल्का सा, इसको बोलते हैं 0 से 15 डिग्री। सो याद रखना 0 से 15 डिग्री तक अगर मैं इसका हाथ अगर इतना ऊपर जा रहा है, पता है क्यों जा रहा है, 0 से 15 डिग्री तक एक मसल होती है, इसको बोल देते हैं सुप्रास्पाइनेटस, 3D मॉडल में दिखाई थी। तो सुप्रास्पाइनेटस मसल रिस्पॉन्सिबल है इसके हाथ को 0 डिग्री से 15 डिग्री तक करने के लिए, सुप्रास्पाइनेटस मसल इन्वॉल्व है। अब 15 डिग्री से ऐसा 90 डिग्री तक अगर इसे हाथ करना है, 15 डिग्री से 90 डिग्री तक अगर इसको हाथ करना है, तो एक मसल होती है इसकी शोल्डर की डेल्टॉइड मसल, वो रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। अब मान लीजिए इसके हाथ की हड्डी टूट जाए, क्यों भाई टूट जाएगा, मान लो हाथ की हड्डी इसकी तोड़ दें तो क्या होगा, एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाएगी। एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी तो इसकी शोल्डर की मसल काम नहीं करेगी, और कभी भी बच्चा जो है अपना 15 डिग्री से ज्यादा हाथ ऊपर ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि मसल ही नहीं काम कर रही ना। जब मसल ही काम नहीं करेगी तो वो 15 डिग्री से हाथ कभी ऊपर ही नहीं कर पाएगा। तो दिस इज द मेन रीजन। सर अगर 90 डिग्री से ऊपर हाथ करना है तो एक मसल होती है ऐसी, वो सेरेटस एंटीरियर मसल होती है, जो मैंने आपको पढ़ाई थी अभी, इस तरीके से होती है, जो सीने से लेकर स्कैपुला तक रहती है। तो सेरेटस एंटीरियर मसल जो लॉन्ग थोरेसिक नर्व सप्लाई हो रही है, वही फिंगर स्कैपुला, वो रिस्पॉन्सिबल होती है 90 डिग्री से हाथ को एकदम ऊपर तक ले जाने के लिए, 90 डिग्री से बियॉन्ड करने के लिए। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन भी ये लिखा हुआ है। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में कुछ इस तरीके से पूछा जाता है आपसे कि एक 45 ईयर ओल्ड वुमेन, अब यहाँ पे वुमेन से पूछा गया है, देखो मेल मैन हो या वुमेन हो, सबकी बॉडी तो एक ही है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि एक 55 साल की अगर महिला है ना, fall on overstretched hand, on examination she had difficulty in abduction her arm। फिर अपन ने उससे बोला चलो अब आप हमें ये बताओ कि हाथ आपका कितना उठ रहा है। अब सामने वाली महिला आ गई, उसका हाथ बहुत दर्द हो रहा है, सूज रहा है, रो रही है, उसने बोला साहब में गिर गई थी, तो अपन समझ जाएंगे हाथ की हड्डी टूटी है। तो अपन उसको बोलेंगे चलो आप थोड़ा सा हाथ ऊपर करके बताओ। तो महिला पहले इतना हाथ ऊपर कर लेगी 15 डिग्री तक सुप्रास्पाइनेटस मसल के कारण, बट उसके ऊपर वो हाथ कर ही नहीं पाएगी ऊपर, कितना जोर लगा ले, क्यों,
बियॉन्ड 15 डिग्री से वो कर नहीं पाएगी। लॉस सेंसेशन ओवर द लेटरल एक्सपेक्ट। उसके अलावा हाथ का ये वाला जो हिस्सा है ना, उतने उतने पार्ट में उसको कोई दर्द नहीं हो रहा, सुई चुभा लो, लाइटर चिपका दो गर्म करके, उसको फील ही नहीं होगा, सेंसेशन लॉस हो गई लेटरल पार्ट में। ऐसा क्यों? आप हमें बताइए, इसके रीजन बताइए कि ऐसा हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, समझे आप? सो अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले नर्व लाइकली इंजरी। अब क्या होता है, याद रखना, जब ये एमसीक्यू में भी आता है, नीट पीजी में, एम्स में, जब भी आपका ह्यूमरस बोन टूटा सर्जिकल नेक से, तो एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाती है। एक्सिलरी नर्व जो है अपना ह्यूमरस बोन के पास भी रहती है, उसके पास में एक और चीज होती है, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। सो जब भी अपना सर्जिकल नेक टूटता है तो एक्सिलरी नर्व और ये वाली आर्टरी टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें पास में रहती है। जैसे ही नर्व टूटी, एक्सिलरी नर्व क्या करती है, दो इंपॉर्टेंट काम, डेल्टॉइड मसल और टेरिस माइनर मसल को सप्लाई करती है। अब एक्सिलरी नर्व डैमेज हुई, डेल्टॉइड मसल जो है, जो 15 से 90 डिग्री तक करवाता है हाथ, वो जो है मसल काम नहीं करती, और महिला जो इस तरीके से हाथ को अपना उठा नहीं पाएगी। ठीक है, सो एक्सिलरी नर्व में इंजरी हो गई, सो अपना डेल्टॉइड मसल काम नहीं करता और अपना हाथ का ऐसा एबडक्शन चला जाएगा। उसके अलावा ये जो टेरिस माइनर मसल है ना, ये क्या करता है, ये अपने हाथ को इस तरीके से ऐसे लेटरल रोटेशन में हेल्प करता है। अब डेल्टॉइड मसल भी डैमेज हो गई, टेरिस माइनर मसल भी डैमेज हो गई, तो क्या होगा, आपका हाथ भी कभी भी इस तरीके से लेटरल रोटेट नहीं कर पाएगा। मसल इफेक्ट लिखना, डेल्टॉइड मसल हो गई। फिर ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि हाथ को एबडक्शन करवाने में कितनी मसल हेल्प करती हैं। 0 से 15 डिग्री में अपनी सुप्रास्पाइनेटस, 15 से 90 डिग्री में डेल्टॉइड, और 90 के ऊपर अगर करना है तो सेट द इंटीरियर मसल। ये बहुत कॉमन वाली बात है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। फिर अपनी क्लिनिकल केस स्टडी में एक और लिखा था, सेंसरी लॉस। अब क्या रहता है, ये बहुत ध्यान से आप देखिएगा, क्या होता है ना, जो अपने हाथ का इतना जो हिस्सा होता है ना, लेटरल पार्ट अपने शोल्डर के, अपने आर्म का, ये जो लेटरल एक्सपेक्ट जो होता है ना अपने आर्म का, ये वाली स्किन में पूरा सेंसरी लॉस हो जाएगा। क्यों? अब मैं आपको बताता हूं। इस पहले अपन देखते हैं इस एरिया का महत्व क्या है। देखो, इस एरिया को अपन रेजिमेंटल बैज एरिया भी बोलते हैं। ये देखिए, जब कोई भी सोल्जर जो रहता है ना, आपने कितनी बार देखा होगा सोल्जर के यहाँ पे ना बैज लगे होते हैं, यार कितना महान सोल्जर है, बैजेस लगे होते हैं, कौन सी टीम में, कौन सी रेजिमेंट में, तो यहाँ पे बैज लगे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या लगा है, स्पेशल फोर्सेस। सो ये जो एरिया जो रहता है ना अपने हाथ का, इसको अपन रेजिमेंटल बैजेस एरिया भी बोलते हैं, क्योंकि जब कोई भी सोल्जर कपड़े पहनता है तो उसके यहाँ पे बैज लगा होता है, तो ये रेजिमेंटल बैजेस एरिया है। ठीक है, अब क्या होता है ना, जो एक्सिलरी नर्व है ना, इससे एक ब्रांच निकलती है, एक नर्व निकलती है, उसे बोलते हैं लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। ये जो लेटरल क्यूटेनियस नर्व जो रहती है अपने आर्म की, वो क्या करती है, ये अपने आर्म के लेटरल वाले हिस्से को सप्लाई करती है, सेंसरी नर्व सप्लाई करता है। अब एक्सिलरी नर्व डैमेज हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी लेटरल क्यूटेनियस नर्व जो है अपने आर्म की, वो भी डैमेज हो जाएगी, वो भी खराब हो जाएगी, जिसके कारण अपने हाथ के इतने इतने एरिया में आपको कोई भी सेंसेशन आपको फील नहीं होगा, टच, पेन, प्रेशर, कुछ भी आपको यहाँ पे फील नहीं होने वाला है, समझे आप? सो ये चीज मैं आपको पढ़ाने वाला था, और आपने कितनी वीडियो देखी होंगी, आपको कभी समझ में नहीं आया होगा। सो यार, इस तरीके से आपको रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नर्व, मसल, मसल इफेक्टेड, सेंसरी लॉस, रेजिमेंटल एरिया, सबका आपको रीजन देना पड़ेगा कि यार टूट रही है, अगर हड्डी टूट रही है तो नर्व क्यों डैमेज हो रही है, क्योंकि पास में थी। डेल्टॉइड मसल क्या काम करती है, आपको एक एक चीज का आपको रीजन देना पड़ेगा। दिस इज नोन एज रीजनिंग। फिर अपने यहाँ आते हैं, ये ब्रेकल प्लेक्सिस मैंने बहुत प्यार से आपको पढ़ाया है। डिफॉर्मिटी सीन इन क्लम्पिक पैरालिसिस की एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं क्लम्पिक पैरालिसिस। इसके अंदर क्या डिफॉर्मिटी होती है और क्यों होती है, वो आप बता दीजिए। चलो सीधी मैं आपको यहां से बता देता हूं। सबसे पहले अपन रिवाइज करते हैं ब्रेकल प्लेक्सिस। पता है रीजनिंग की खास बात क्या है, थ्योरी बहुत रिवाइज होती है जब आप रीजनिंग करते हो। सो क्या होता है ना, ब्रेकल प्लेक्सिस कैसे बना, C5 C6, जब ये दो रूट मिलती है तो एक अपना बनता है अपर ट्रंक, C7 अकेला नर्व का रूट, फिर C8 और T1, ये जब दोनों रूट अपनी जुड़ती हैं तब अपनी बनती है लोअर ट्रंक। सो अपना C5 से लेकर T1 तक अपना बनता है ब्रेकियल प्लेक्सिस। एम आई क्लियर? अब C8 और T1 ये जो दो नर्व के रूट है ना, जब वो मिलते हैं तो अपना बनता है इस तरीके से लोअर ट्रंक। अब मान लीजिए किसी भी कारण से क्या हो,
अपना जो ये जो लोअर ट्रंक जो है ब्रेकियल प्लेक्सिस का, उसके अंदर इंजरी हो जाए, या तो C8 में या T1 में नर्व रूट डैमेज हो जाए, या पूरे ट्रंक का ट्रंक डैमेज हो जाए किसी भी इंजरी के कारण, तो क्या होगा, अब उनको बीमारी हो जाती है, उसको बोलते हैं क्लम्पेक पैरालिसिस। सर ये क्या होता है, अब हम समझते हैं इसका महत्व। अब आप पहले ये देखिए, ये जो लोअर ट्रंक जो है वो क्या करता है, लोअर ट्रंक जो है आगे जाके अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ब्रांच देता है, उसको बोलते हैं अल्नर नर्व। आपको पता है अल्नर नर्व एक ऐसी नर्व होती है जो कि अपने हाथ की सारी मसल को सप्लाई करता है, मैक्सिमम मसल को, और फोर आर्म में भी फ्लेक्सर कार्पे अल्नारी मसल को सप्लाई करता है, ठीक है। सो अगर C8 और T1 नर्व रूट डैमेज हो गई तो जाहिर सी बात है अल्नर नर्व खराब हो जाएगी। उसके अलावा ये एक और काम करता है, मैं आपको बताऊं, यहां पे आप देखिए जो लोअर ट्रंक जो होता है ना ब्रेकियल प्लेक्सस का, वो अपना एक और ब्रांच देता है अपनी मीडियन नर्व के लिए, मीडियन नर्व के लिए भी ब्रांच देता है। सो अगर C8 और T1 नर्व में डैमेज हुआ तो अपनी अल्नर नर्व खराब हो जाएगी, और साथ में खराब अपनी हो जाएगी मीडियन नर्व भी। और आपको ऑलरेडी पता है मीडियन नर्व और अल्नर नर्व अगर एक साथ खराब हो जाए तो क्या होगा, इस तरीके से कंप्लीट क्लो हैंड आपको देखने को मिलेगा। क्लम्पेक पैरालिसिस में कंप्लीट क्लो हैंड आपको देखने को मिलता है, क्योंकि मीडियन अल्नर नर्व दोनों नर्व डैमेज हो गई हैं। उसके अलावा फोर आर्म की सारी मसल्स में भी अपन को पैरालिसिस देखने को मिलेगा, हाथ की मसल, फोर आर्म की मसल, और अपन को सेंसरी लॉस भी देखने को मिलेगा अपने मीडियल फोर आर्म में और हैंड में। तो आप यहाँ पे डेफिनेशन लिखिए कि क्या है पैरालिसिस ड्यू टू इंजरी ऑफ लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। क्लम्पेक पैरालिसिस क्या है, उसका क्या होता है, तो डेफिनेशन क्या है क्लम्पेक पैरालिसिस की, कि पैरालिसिस ड्यू टू इंजरी, अगर अपने ब्रेकियल प्लेक्सिस के लोअर ट्रंक में इंजरी हुई है तो उसके कारण अपना हो रहा है क्लम्पेक पैरालिसिस। C8 और T1 नर्व रूट है, नर्व इन्वॉल्व। क्लम्पेक पैरालिसिस कब होता है, क्लम्पेक पैरालिसिस इक्वल टू पैरालिसिस ड्यू टू इंजरी ऑफ लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। ब्रेकियल प्लेक्सिस में इंजरी कारण हो रहा है, जिससे लोअर ट्रंक से क्या निकलती है, अल्नर नर्व और मीडियल नर्व, ये दोनों नर्व डैमेज हो गई, जिसके कारण अपने हाथ के इंट्रिंसिक मसल और फोर आर्म की मसल काम नहीं करती। अब ये क्यों होता है, इसका कॉज क्या है, देखो बर्थ इंजरी, एक्सेसिव अपवर्ड पुल ऑफ आर्म, ये मेनली बर्थ इंजरी के कारण होता है। जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तब उस टाइम अगर उसको इंजरी हो जाए शोल्डर पे, ठीक है, बाय बर्थ इंजरी, हैंगिंग फ्रॉम ए ट्री, कितनी बार क्या होता है ना, बच्चों को ऐसे लटका दिया जाता है कि नहीं यार बच्चे की तो हाइट बढ़ेगी, इसको लटका दो, हाइट बढ़ने के बजाय उसका ये नर्व सप्लाई टूट जाता है, तो हैंगिंग फ्रॉम ए ट्री, ठीक है। अगर हैवी ऑब्जेक्ट से एकदम से उसको पकड़े खींच दिया उसने तो भी हो जाता है। सो ये कॉज है। इफेक्टेड मसल, कौन कौन सी मसल इफेक्ट होंगी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, हाथ की सारी इंट्रिंसिक मसल और अपनी फोर आर्म की फ्लेक्सर मसल। डिफॉर्मिटी कैसी होती है, सबसे पहले आपको क्लॉ हैंड देखने को मिलेगा, ऐसा ग्रिप, किसी भी पकड़ने की ग्रिप आपकी लूज हो जाएगी, और सेंसरी लॉस आपको देखने को मिलेगा हैंड में, पूरे हाथ में सेंसरी लॉस है ये वाले पार्ट में, और फोर आर्म में, फोर आर्म के कहां पे, मीडियल साइड में। सो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐसे लिखना है, ब्रेकियल प्लेक्सिस का डायग्राम बना देना, और देखो मेन है हेडिंग्स, डेफिनेशन, नर्व इन्वॉल्व, कॉज, इफेक्टेड मसल, डिफॉर्मिटी, ऐसे लिख के आना और इस तरीके से लिखना है। अब आते हैं अपन पांचवें क्वेश्चन पे, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, पांचवा क्वेश्चन ये है कि सबलैक्सेशन ऑफ सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट इन चिल्ड्रन, कि यार सबलैक्सेशन जो है सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट का, ये बच्चों में ही क्यों देखने को मिलता है, वाई कॉमन इन चिल्ड्रन। अब सबसे पहले बच्चे को यही नहीं पता होता कि सबलैक्सेशन क्या होता है। याद रखना, अगर कोई भी जॉइंट आधा निकल जाए, मतलब पार्शियल डिसलोकेशन, अगर कोई भी जॉइंट अगर आधा डिसलोकेट हो जाए तो उसको बोलते हैं सबलैक्सेशन। क्या होता है, अब जो बच्चे जो रहते हैं ना बेटा, छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने राही, अब क्या कहते हैं, छोटे बच्चे जो रहते हैं उनका जो हड्डी है हाथ की, जो फोर आर्म की जो हड्डी है, रेडियस हड्डी पूरी तरीके से बनती नहीं है, छोटी सी होती है, और एक लिगामेंट होता है एंगुलर लिगामेंट, वो भी बहुत इलास्टिक होता है, जिसके कारण क्या होता है, अगर बच्चे का अगर हाथ अपन थोड़ा ही खींच देना तो उनका ये जो एल्बो जॉइंट है वो निकल जाता है। तो आप देखो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख पा रहा होगा, ये अल्ना है, ये रेडियस है, ऊपर वाला ह्यूमरस बोन है। आप देखो यहाँ पे डिसलोकेशन आपको दिख रहा है, पार्शियल डिसलोकेशन, ये आप देखो इधर आपको और क्लियरली दिखाई देगा। सो सबलैक्सेशन जो है सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट का, ये बच्चों में क्यों होता है, और ये जो क्वेश्चन है ना, आप मानोगे नहीं, ये मैंने महाराष्ट्र में, गुजरात में बहुत सारे प्री यूनिवर्सिटी में देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब बेटा अब यहाँ पे देखो होता क्या है, ये मेनली बच्चों में क्यों देखने को मिलता है, और इसका एक और नाम है नर्स मेड एल्बो। अब क्या होता है ना, छोटा सा बच्चा है, अब कितनी बार माँ क्या करती है, बच्चे को घुमाने ले जाती है, चलो बेटा तुम्हें सैर करा के लाती हूँ। माँ तो भैया सैर कराने ले जा रही है बच्चों को, लेकिन क्या होता है हाथ एकदम खींच के पकड़ती है बच्चे का, जिसके कारण क्या होता है बच्चे का एल्बो जॉइंट कितने बार डिसलोकेट हो जाता है। और बेटा माँ तो फिर बहुत प्यार से रखती है अपने बच्चों को, ये करती है नर्सें, दैट इज वाई इसका नाम भी नर्स और मेड एल्बो। नर्स को क्या पड़ा भाई तुम्हारे बच्चे से, उठारे पकड़ेगी, चल रहे हो चल छोटे, और उछाल देगी मतलब ऐसे पकड़ती है ना, तो नर्स हुई, काम करने वाली बाई हुई। अगर कोई भी छोटे बच्चों को अगर अपन उसके हाथ को ऐसे पकड़ते हैं तो उसके कारण उसका एल्बो जॉइंट डिसलोकेट हो सकता है, ये आप याद रखिएगा। रेडियस और अल्ना आपस में ऐसे डिसलोकेट हो सकती है, दूर जा सकती हैं। सो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है, इन कारण देते हैं कि क्यों हो रहा है। भाई रीजनिंग का टॉपिक है ना, तो कैसे आप लिखोगे, आपको ये कारण लिखने पड़ेंगे। इन चिल्ड्रन हेड ऑफ रेडियस स्मॉल, कि जो छोटे बच्चे जो रहते हैं उनके अंदर जो रेडियस बोन है उसका हेड बहुत ही स्मॉल रहता है। एंड एंगुलर लिगामेंट इज मोर इलास्टिक, जो एंगुलर लिगामेंट जो है बहुत ज्यादा इलास्टिक होता है ना। हैपेंस व्हेन चिल्ड्रन इज पुल सडनली, अब क्या होता है एकदम से अपन ने करा बच्चे का हाथ एकदम से खींच दिया, कब, जब अपन बच्चे को लिफ्ट कर रहे हो या कहीं घुमा रहे हो, तो अगर अपन एकदम से बच्चे का हाथ खींच देते हैं तो उसके कारण क्या होता है बच्चे का ये जो एल्बो जॉइंट है, मतलब कि जो रेडियस और अल्ना बोन जो है वो दोनों थोड़ी सी अलग हो जाती हैं, पार्शियल डिसलोकेट हो जाती हैं, इसको नर्स मेड एल्बो भी कहते हैं। अब ये आपकी हो गई रीजनिंग। अब इसको और बढ़ाने के लिए टॉपिक को आप क्या कर सकते हो, लिगामेंट लिख सकते हो कि एक एंगुलर लिगामेंट होता है, वो करता है रेडियस को अल्ना से जोड़ता है, तो एंगुलर लिगामेंट के कारण होता है। तो आप लिगामेंट के नाम लिख सकते हो, ठीक है, और एल्बो जॉइंट का एक डायग्राम बना के आ सकते हो, क्योंकि आपको कम से कम एक पेज में लिखना है 100 वर्ड्स में। सो देखो क्या होता है ना, याद रखना लिखने की कला सीखो। आपको पहले आपने रीजन दे दिया, फिर आप थोड़ी एनाटॉमी एक्सप्लेन कर दो। अगर मान लो आपको कोई टॉपिक आता है, आपको उसका रीजन पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखते हैं, तो आप पहले रीजनिंग लिख दें 1 से 2 लाइन में, उसके बाद आप एनाटॉमी लिख सकते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड डायग्राम बना सकते हो, ऐसे लिखना पड़ता है। जैसे कि अपन आते हैं शोल्डर जॉइंट पे, यूनिवर्सिटी एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि शोल्डर जॉइंट इज हाई हैविंग मोर मोबिलिटी बट लेस स्टेबिलिटी। कितनी बार पूछा जाता है कि आपका जो शोल्डर जॉइंट जो है वो क्या करता है, शोल्डर जॉइंट जो है अपना बहुत ही ज्यादा मोबिलिटी इसके अंदर रहती है। आप देखो, मैं चाहूं तो मेरे शोल्डर जॉइंट को, आप देख पा रहे हो, मैं चाहूं तो मेरे शोल्डर जॉइंट के आगे कर लूं, पीछे कर लूं, ऊपर कर लूं, नीचे कर लूं, मेरा हाईली मोबिलिटी है मेरे शोल्डर जॉइंट में। तो मेरा शोल्डर जॉइंट में हाईली मोबिलिटी होती है, लेकिन ये बहुत जल्दी डिसलोकेट होता है, स्टेबिलिटी बहुत कम है। ऐसा क्यों, आप बताइए। चलिए मैं आपको इसका रीजनिंग बताता हूं, इसके कारण बताता हूं, और इसको ना एक 3D मॉडल के जरिए दिखाऊंगा ना, तो मैं और से समझ में आएगा। तो क्लियरली आप देख पा रहे हो व्हाट इज मीनिंग ऑफ शोल्डर जॉइंट। सबसे पहले ये स्कैपुला है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्लियरली, स्कैपुला के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक प्रेजेंट है कैविटी, उसे बोलते हैं ग्लेनोइड कैविटी। ये आप देखो, ये मेरी स्कैपुला है बेटा, ये स्कैपुला में ये जो है ये क्या है, दिस इज नोन एज ग्लेनोइड कैविटी, ग्लेनोइड कैविटी है स्कैपुला की। फिर मैं आता हूँ यूमरस पे, ये मेरी यूमरस है, यूमरस का हेड है। सो स्कैपुला और यूमरस दोनों आपस में ऐसी जुड़ी होती है, जिसके कारण क्या होता है अपना बनता है शोल्डर जॉइंट। अब आप खुद देखो क्या होता है, ये जो स्कैपुला है ना उसके ऊपर अपना प्रेजेंट है एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है, नीचे की तरफ कुछ प्रेजेंट नहीं, स्कैपुला के ऊपर है। अब क्या होता है ना, अब सबसे पहले ये जो स्कैपुला की ग्लेनोइड कैविटी है ना, ये बहुत ही ज्यादा डीप नहीं, गहरी नहीं है, शैलो है, देखो बहुत ही ज्यादा सुपरफिशियल है। तो क्या होता है, ये स्कैपुला की ग्लेनोइड कैविटी में यूमरस ऐसा जुड़ गया और शोल्डर जॉइंट बना लिया, बड़े बहुत ही जल्दी से डिसलोकेट हो जाता है, बाहर आ जाता है। और मेनली मैं आपको बताऊं, ये भी क्वेश्चन रीजनिंग में आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में मैंने देखा है, प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, कि शोल्डर जॉइंट, ये बताइए कि शोल्डर जॉइंट नीचे से क्यों ज्यादा डिसलोकेट होता है, क्योंकि शोल्डर जॉइंट के नीचे कुछ प्रेजेंट नहीं है, ज्यादा मसल का अटैचमेंट नहीं है, इसलिए शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन मेनली इंफीरियरली ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन आया है, तो कितनी बार आपसे ये एक दो क्वेश्चन है। पहला, शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन इतना आम क्यों है, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि शोल्डर जॉइंट में ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब एक तो ग्लेनोइड कैविटी ज्यादा शैलो नहीं है, वही पैर का जो हिप जॉइंट है उसके अंदर एसेटाबुलम बहुत ही डीप है। उसके अलावा ये हाईली मोबाइल क्यों है, क्योंकि ग्लेनोइड कैविटी डीप नहीं है और ह्यूमरस का हेड जो है पूरा गोल है, तो जिसके कारण पूरा अपना शोल्डर जॉइंट जो है बहुत ज्यादा मोबाइल है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है
कि ये नीचे से सबसे ज्यादा डिसलोकेशन, शोल्डर जॉइंट सबसे ज्यादा नीचे से ही क्यों डिसलोकेट होता है, क्योंकि नीचे इसमें कोई भी ज्यादा चीजें अटैच नहीं होती नीचे से, दैट्स वाई। फिर एक क्वेश्चन ये भी मैंने यूनिवर्सिटी आपके एग्जाम्स में देखा है कि शोल्डर जॉइंट कभी भी आगे से डिसलोकेट क्यों नहीं होता इंटीरियर में, क्योंकि स्कैपुला में आगे की तरफ एक प्रोसेस है, उसके कारण ये कभी भी इंटीरियर में डिसलोकेट नहीं होता। सो 3 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग के बन सकते हैं शोल्डर जॉइंट पे। सर एल्बो पे क्या बन सकता है, टेनिस एल्बो, ये बीमारी है क्यों होती है। तो सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई, मैं आपको थोड़ा और दिखाता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो बेटा, क्या है ना, जैसे कि एक मसल है, इसको बोलते हैं सब स्कैपुलारिस मसल। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रोटेटर कफ। ये सब स्कैपुलारिस मसल क्या कर रही है, ये अपने एक तरफ से स्कैपुला पे अटैच है, दूसरी तरफ से ये ह्यूमरस बोन पे अटैच है। तो ये जितनी भी मसल है, सब स्कैपुलारिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर मसल, ये सारी मसल क्या कर रही है, अपने शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। मतलब शोल्डर जॉइंट को ये अपने ह्यूमरस को स्कैपुला से जोड़ के रखती है। आप देख रहे हो ना, ये मसल कर क्या रही है, ये अपनी ह्यूमरस बोन को स्कैपुला से ऐसा जोड़ रही है, इसके कारण शोल्डर जॉइंट को थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी मिलती है। फिर बहुत सारे लिगामेंट भी होते हैं। ये पूरा टॉपिक जो है बेटा मैंने आपको पढ़ाया है उसके अंदर रोटेटर कफ में। होप सो आपको चीज समझ में आ रही हो। सो आपको इसी तरीके से लिखना है यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी, कि सबसे पहले अपन लिखते हैं शोल्डर जॉइंट, कि यार ये जो शोल्डर जॉइंट जो है, शोल्डर जॉइंट जो है जिसे अपन ग्लेनो ह्यूमरल जॉइंट भी बोलते हैं। ग्लेनो मतलब स्कैपुला के अंदर जो ग्लेनोइड कैविटी है वो, ह्यूमरल मतलब ह्यूमरस बोन। तो शोल्डर जॉइंट को अपन ग्लेनो ह्यूमरल जॉइंट भी बोलते हैं। इज मोस्ट मोबाइल जॉइंट, ये अपनी बॉडी का सबसे ज्यादा ऐसा जॉइंट है जो हिल सकता है, मोस्ट मोबाइल जॉइंट है। क्यों फॉर्म, क्योंकि ये बन रहा है अपना जो ह्यूमरस जो हड्डी है अपनी, इसका हेड जो है बहुत ही लार्ज है, तो ह्यूमरस जो ह्यूमरस बोन है उसका हेड बहुत ही लार्ज है, और ग्लेनोइड कैविटी जो है वो शैलो है। स्कैपुला की ग्लेनोइड कैविटी ज्यादा डीप नहीं है, जिसके कारण अपने को हाईली मोबिलिटी मिलती है। रीजन, अब आपको रीजनिंग का टॉपिक है ना, तो रीजन लिखना पड़ेगा। रीजन क्या है, शैलो सॉकेट। याद रखना सबसे बड़ा कारण कि अपना शोल्डर जॉइंट ज्यादा मूवमेंट क्यों दिखाता है, क्योंकि शोल्डर जॉइंट जो है उसका जो ग्लेनोइड कैविटी है वो बहुत ही शैलो है, डीप नहीं है। लूज जॉइंट कैप्सूल, जो जॉइंट कैप्सूल जो होता है बहुत ही लूज होता है। अलाउ वाइड रेंज ऑफ मोशन ऑल डायरेक्शन, पूरे डायरेक्शन में गोल गोल घूम सकता है। फिर रीजन फॉर लेस स्टेबिलिटी, ये इसकी कम स्टेबिलिटी के कारण क्या है, क्यों, शैलो ग्लेनोइड कैविटी, वही ग्लेनोइड कैविटी क्योंकि ज्यादा डीप नहीं है, जल्दी से निकल सकती है। उसके अलावा जो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी होती है वो कौन देता है, रोटेटर कफ, मतलब वो सारी मसल जो कि एक तरफ से स्कैपुला जुड़ी हो, दूसरी तरफ से ह्यूमरस बोन पर जुड़ी हो। ग्लेनोइड लेब्रम, ये मैंने आपको पढ़ाया था, जो ग्लेनोइड कैविटी है ना बेटा ये ऐसी रहती है, तो ग्लेनोइड कैविटी के चारों तरफ एक हल्का सा एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है, उसे हम बोल देते हैं ग्लेनोइड लेब्रम, और जॉइंट कैप्सूलर लिगामेंट। तो इतनी सारी चीजें जो है स्टेबिलिटी देती है। तो अगर आपने शोल्डर जॉइंट पूरा पढ़ के रखा होगा तो आपको बड़े से समझ में आया हुआ टॉपिक है। दैट्स व्हाई मैं आपको बोल रहा हूं पहले आप सारे टॉपिक पढ़ लीजिए। मेरे ऐप पे भी वीडियो है, मेरे यूट्यूब पे भी है, और मेरे ऐप डाउनलोड करो, ज्यादा अच्छा है। क्यों, क्योंकि उसमें अपर लिम फ्री में है, तुम एक ही दिन में अपर लिम कंप्लीट कर सकते हो। बहुत प्यारे तरीके से मैंने पढ़ाया है। मेरा कोर्स आपको 2000 का पड़ता है, बट 100% गारंटी लेता है कि आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में पास होंगे, क्योंकि मेरा पर्सनल नंबर भी आपको मिलता है उसके अंदर। समझ रहे हो आप। सो रीजनिंग का तरीका यही है लिखने का, पहले आपने डेफिनेशन लिखी, रीजन दिए, फिर आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये रोटेटर कफ का डायग्राम है, ठीक है। अब अपना 7वां क्वेश्चन है, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार। 7वां क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। अपन हमेशा जो कुछ इंजेक्शन होते हैं तो डायरेक्ट अपन वेन में देते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रावीनस इंजेक्शन। कुछ अपने ऐसे होते हैं जो अपन को मसल में देने पड़ते हैं। सो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन गिवन इन डेल्टॉइड, डेल्टॉइड मसल के अंदर अपन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं मोस्टली इन मिडल ऑफ मसल, मसल के एकदम, ये डेल्टॉइड मसल है तो डेल्टॉइड मसल के एकदम बीचों बीच ही क्यों अपन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं, उसका कारण आप समझाइए। व्हाट कॉम्प्लिकेशन ऑकर इफ गिवन एट द अदाना साइड। अगर आप मान लो ये कहना ये चाह रहा है, ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। उसने आपसे बोला जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ये मान लो पूरी डेल्टॉइड मसल है, वो आपसे बोल रहा है कि जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो होते हैं वो अपन डेल्टॉइड मसल के बीचों बीच ही क्यों लगाते हैं, आप हमें इसका कारण बताइए। अपन ऊपर नीचे क्यों नहीं लगाते,
और अगर मान लो अगर अपने ऊपर नीचे लगा दिया तो उसके कारण क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, आप ये बताइए। एक तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, ये प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत बार आया है। इसको एक और तरीके से इन्होंने बोला था, उनने ये बोला था कि अगर अपन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है बीचों बीच ना देके साइड में दे दें तो उसके कारण कौन सी बीमारी हो सकती है, कौन सी नर्व डैमेज हो सकती है, आप ये बताइए। इसका रीजन दीजिए कि एक्चुअली नर्व डैमेज होती है मेनली, वो क्यों होती है डैमेज, आप इसका रीजन बताइए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं अब क्या होता है। सबसे पहले यहां पे आप देखिए, ये जो पूरी मसल आपको यहां पे दिख रही है ना हाईलाइट, दिस इज नोन एज डेल्टॉइड मसल। अब ये जो डेल्टॉइड मसल है ना, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, डेल्टॉइड मसल को एक नर्व सप्लाई करती है। मैं येलो से बनाता हूं, ये इस नर्व को अपन बोल देते हैं एक्सिलरी नर्व। ये एक्सिलरी नर्व जो है डेल्टॉइड मसल के जस्ट नीचे ही प्रेजेंट होती है। सो अगर अपन यहां पे इंजेक्शन देंगे इस मसल के बीचों बीच में तो क्या होगा, ये नर्व डैमेज नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस मसल के अपन ऊपर नीचे दे देंगे तो एक्सिलरी नर्व डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। और आपको पता है अगर एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी तो क्या होगा, बेटा कुछ देर पहले आपको बताया था, हाथ जो है अपना 15 डिग्री से 90 डिग्री तक ऐसे एबडक्शन आप नहीं करवा पाओगे, डेल्टॉइड मसल का पैरालिसिस आपको हो जाएगा। ठीक है, कुछ देर पहले आपको मैंने पढ़ाया था। तो ये कॉम्प्लिकेशन है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जो नर्स होती है वो कैसे लगाती है इंजेक्शन, अगर मैं आपको बताऊं इंजेक्शन लगाने का बहुत बढ़िया तरीका क्या है। सबसे पहले वो यहाँ पे पाल्पेट अपनी करती है एक्रोमियन प्रोसेस, और यहाँ पे प्रेजेंट होती है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, और इन दोनों के बीच में वो निशान बनाती है और यहाँ पे अपना लगा देती है। तो इस तरीके से काम होता है। अब सबसे पहले अपन समझते हैं तो यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। पहले आप लिखेंगे आइडियल साइट, कि कहां लगाना पड़ता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, उसका आइडियल साइट क्या है। तो मिडल 1/3 ऑफ डेल्टॉइड में, जो अपनी डेल्टॉइड है उसके 1/3 पार्ट में आपको लगाना है। वहां वो भी कहां पे आपको इंजेक्शन लगाना है, तो याद रखना ये एक्रोमियन प्रोसेस है तो उसके 2.5 या फिर 5 सेंटीमीटर नीचे, एक्रोमियन प्रोसेस के 2.5 से 2.5 और 5 सेंटीमीटर के नीचे आपको लगाना पड़ता है। आइडियल साइड है अपने डेल्टॉइड मसल के बीच में, मिडिल पार्ट में 1/3 पार्ट में, और एक्रोमियन प्रोसेस के 2.5 या फिर 5 सेंटीमीटर नीचे आपको लगाना है। कॉम्प्लिकेशन, अगर आपने गलत जगह लगा दिया तो क्या होगा, टू हाई, सबसे ज्यादा रिस्क है अपना एक्सिलरी नर्व डैमेज होने के कारण, जिसके कारण डेल्टॉइड मसल में पैरालिसिस होगा और अपना लॉस ऑफ शोल्डर, ये इतने इतने पार्ट में हाथ में सेंसेशन चला जाएगा। तो लो और डीप याद रखना। रेडियल नर्व, अगर मान लो अगर आप बहुत ही ज्यादा अगर आपने गहरा लगा दिया इंजेक्शन तो रेडियल नर्व भी डेल्टॉइड के नीचे ही होती है, तो रेडियल नर्व भी डैमेज हो सकती है, जिसके कारण क्या होगा, सामने वाले पेशेंट का ऐसा हाथ ऐसा हो जाएगा। दिस इज नोन एज रिस्ट ड्रॉप। सर ये हमने एक और जगह कहीं देखा है, तो बेटा कुछ लड़के भी होते हैं इस तरीके से बात करते हैं, तो वो उनकी कुछ और बीमारी है, आप समझ नहीं पाएंगे, कुछ और उनका ऑर्गन डैमेज है, इसके कारण वो ऐसे हो जाते हैं थोड़े से। ठीक है, मेनली ये जो बीमारी है ना, रिस्ट ड्रॉप। रिस्ट ड्रॉप क्या है, रिस्ट ड्रॉप एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर अपन ये जो अपना रिस्ट है ना उसको अपन ऐसे नहीं कर पाते, फ्लेक्स नहीं कर पाते, वो हमेशा गिरा का गिरा रहता है, ऐसा लूलो रहता है। दिस इज नोन एज रिस्ट ड्रॉप। रिस्ट ड्रॉप कब होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, मैं भी आपको आगे पढ़ाने वाला हूं। एक नर्व होती है उसको बोलते हैं रेडियल नर्व, तो याद रखना रेडियल नर्व जो है अगर उसके अंदर डैमेज हुआ है तो आपको दिखाई देगा रिस्ट ड्रॉप। मे ऑल्सो इंजर, याद रखना इसके नीचे, याद रखना एक्सिलरी नर्व के पास में एक और आर्टरी होती है, उसको बोल देते हैं पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। तो कितनी बार क्या होगा, एक्सिलरी नर्व डैमेज हो सकती है, तो अगर गलत जगह इंजेक्शन लगा दिया तो एक्सिलरी नर्व डैमेज हो सकती है, रेडियल नर्व डैमेज हो सकती है, और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल डैमेज हो सकती है। दैट्स व्हाई अपन को बहुत ही ध्यान से लगाना है। इस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम लिखना और ये आपको एक डायग्राम बना के आना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, नेम द स्ट्रक्चर फॉर्म कार्पल टनल। ये कार्पल टनल को कौन कौन से स्ट्रक्चर बना रहे हैं, गिव एनाटॉमिकल रीजन फॉर वेरियस सिम्टम इन कार्पल टनल, कि आप अभी रीजन बताइए कि कार्पल टनल क्यों होता है, कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है। सो बेटा इसको समझने के लिए आपको दो टॉपिक पढ़े होने चाहिए, उसको बोलते हैं फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, और जी हाँ बिल्कुल सही समझे, सबसे पहले फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, और दूसरा टॉपिक जो है उसे अपन बोल देते हैं
कार्पल टनल सिंड्रोम, ये उसी का ही पार्ट है एक्चुअली में, कार्पल टनल सिंड्रोम का। तो मैं आपको समझाता हूं। अगर आप यहां पे देखें तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। अपने हाथ के आगे एक ऐसा बैंड प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। मैं आपको ना 3D मॉडल में भी दिखाता हूं। देखो तुम्हारी ना मेहनत मैंने पूरी करी है, चाहे वो 3D मॉडल दिखाना हो, किस तरीके से बार बार पीपीटी चेंज करना हो, पूरा अकेले काम करता हूं, और पूरी मेहनत सिर्फ क्यों, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ पाए। तो वीडियो अगर पसंद आए तो एटलीस्ट लाइक कमेंट करो, मेरा मोटिवेशन ही बढ़ता है यार इससे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, दिस इज नोन एज फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। कितना आपको प्यार से दिख रहा होगा, ये जो दिख रहे हैं ना, ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम क्या है, ये मैंने आपको थ्योरी में पढ़ा था। एक बैंड होता है फ्लेक्सर रेटिना, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम? एक फाइब्रस बैंड होता है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, जो रिस्ट में प्रेजेंट होता है इस तरीके से। अब ये जो फाइब्रस बैंड जो है ना, ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है कि अपने रिस्ट में, अपने हाथ में, इसके नीचे कैसी टनल से बन जाती है, उसको बोल देते हैं कार्पल टनल। क्योंकि हमने फ्लेक्सर रेटिनाकुलम हमने कार्पल बोन के बीच में, अब इसके नीचे से ना बहुत सारी चीजें पास करती हैं, जैसे कि नर्व, मसल के टेंडन। अब एक नर्व होती है, उसको बोल देते हैं अपन मीडियन नर्व। ठीक है, अब ये चीज अच्छे से आप याद कर लेना, रट्टा मान लेना, ये जो मीडियन नर्व जो होती है ना, वो इस फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से पास करती है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी मसल होती हैं, जैसे कि फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, उस मसल के टेंडन, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ये जितने भी मसल है ना, इन मसल के टेंडन भी पास करते हैं फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से। तो क्या होता है ना, अब सामने वाला इंसान जो ज्यादा कर रहा है मेहनत, मतलब फोर आर्म का ज्यादा यूज कर रहा है, ज्यादा देर लिख रहा है, तो क्या होता है, ये जो मसल की टेंडन है ना, वो सूज सकती है, उनमें सूजन आ सकती है। तो जब भी इन मसल की टेंडन में सूजन आएगी तो क्या होगा, उसके कारण ये जो अपना मीडियन नर्व जो है वो कंप्रेस होगी, दबेगी। मीडियन नर्व का काम क्या है? मीडियन नर्व का काम है अपने हाथ में लेटरल टू लंब्राइकल मसल और अंगूठे के नीचे वाली थिनार मसल को सप्लाई करना। अगर ये मीडियल नर्व दबेगी तो क्या होगा, मैंने आपको बता चुका हूं, मीडियल नर्व अगर दबी तो आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। दिस इज नोन एज कार्पल टनल सिंड्रोम। मीडियल नर्व जब भी दबती है तो आपका हाथ ऐसा हो जाता है, आप हाथ के अंगूठे का मूवमेंट नहीं करवा पाते, और आपकी पहली और दूसरी उंगली जो है ऐसे हो जाती है, पार्शियल क्लॉ हैंड है, और से अपन एक और नाम से जानते हैं, एपेक्स थंब डिफॉर्मिटी। कितनी बार यूनिवर्सिटी में ना, ये प्री यूनिवर्सिटी में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि बेटा एप आर्म डिफॉर्मिटी कब होती है? एप का मतलब क्या होता है, जो बंदर वगैरह नहीं होते, अगर आपने कभी बंदर का हाथ देखा तो वो ऐसे तो दिखाई देता है। सो मीडियल नर्व में अगर इंजरी हो जाएगी ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ मीडियल नर्व, कहां पे, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे, तो आपकी एक डिफॉर्मिटी हो जाएगी, उसे बोलते हैं एप थंब डिफॉर्मिटी। अंगूठा जो है एप जैसा हो जाएगा, बंदर जैसा हो जाएगा आपका, समझा आप? तो इस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है। दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो डायरेक्ट आपसे बोलेगा कार्पल टनल के बारे में लिखो, या आपसे वो बोलेगा कि यार कोई पेशेंट है उसका एप थंब डिफॉर्मिटी उसमें हुई है, तो वो क्यों हुई है आप वो बताइए। सो दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये बनाया है उनने। सो अब आप चीज समझ गए होंगे। सो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ना, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम का डायग्राम है, ये ऑलरेडी मैं थ्योरी में आपको पढ़ा चुका हूं, दैट इज व्हाई पूरा नहीं पढ़ा रहा दोबारा, इसलिए मैंने बोला रीजनिंग पढ़नी है तो पहले थ्योरी क्लियर कर लो। फ्लेक्सर रेटिनोकुलम का डायग्राम है, ये सारी अपनी कार्पल बोन है, आप देख पा रहे हो, और इन कार्पल बोन से ये जो जुड़ा है ना चीज, इसको बोलते हैं फ्लेक्सर रेटिनोकुलम। ठीक है, अब फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के नीचे से अपनी पास कर रही है मीडियन नर्व और बहुत सारी मसल के टेंडन। तो अगर इन मसल के टेंडन में कभी इंफ्लामेशन हो जाए तो मीडियन नर्व कंप्रेस होगी, दबेगी। मीडियन नर्व अगर दबेगी तो क्या होगा, आपको दिखाई देगा कार्पल टनल सिंड्रोम, जिसके अंदर एप लाइक डिफॉर्मिटी हो जाती है और अपना हाथ के इतने हिस्से का सेंसरी लॉस हो जाता है, समझे आप? ये मैंने आपको पूरा रीजन बता दिया। तो आप कैसे लिखेंगे, इसके अंदर आपको कार्पल टनल सिंड्रोम में हमेशा आपको लिखना है फ्लेक्सर रेटिनोकुलम, तो आपको ये डेफिनेशन बनानी है और वही लिखना है कि फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के नीचे से क्या क्या पास करता है, मीडियन नर्व, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, प्रोफंडस मसल की टेंडन, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गा मतलब अंगूठे की मसल की टेंडन पास करेगी। सिम्टम क्या होते हैं, ये कार्पल टनल क्या है, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के नीचे से
जो भी चीज पास कर रही है वो एक तरीके से टनल में पास कर रही है, उसको बोलेंगे कार्पल टनल। सो अगर मीडियन नर्व पास करती है, अगर वो कंप्रेस हो जाए तो उसको बोलेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, जो अपनी थिनार मसल है, अंगूठे, देखो मीडियन नर्व का काम क्या है, अंगूठे के मसल को सप्लाई करना। अगर अंगूठे की मीडियन नर्व दब गई तो अंगूठे की मसल काम नहीं करेगी, वीकनेस आपको देखने को मिलेगी थिनार मसल में। वेस्टिंग का मतलब क्या है, अगर बहुत टाइम तक अंगूठे की मसल काम नहीं कर रही तो ये मसल एट्रोफी हो जाती है, साइज में छोटे होते हैं, वेस्टिंग हो जाती है इन मसल्स की। उसके अलावा नमनेस, कितनी बार क्या होता है, झुंझुनी से आपको होगी, टिंगलिंग से आपको होगी, यहाँ पे अपने अंगूठे में, अपने ये वाली उंगली में, इंडेक्स फिंगर में, और ये जो अपनी बीच वाली उंगली है ना मिडिल फिंगर, उसके आधे पार्ट में। तो याद रखना लेटरल, जो लेटरल पार्ट जो होता है अपने हाथ का पाम वाले साइड का, उसमें आपको सेंसरी लॉस हो जाएगा और झुंझुनी वगैरह देखने को मिलेगी। दिस इज नोन एज कार्पल टनल सिंड्रोम। समझे आप, यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐसे लिखना पड़ता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। फिर अपने आते अपने 9th क्वेश्चन पे, ये भी बहुत ज्यादा शानदार क्वेश्चन है। दिस इज नोन एज अर्ब्स पैरालिसिस। यूनिवर्सिटी में ऐसे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द साइट ऑफ इंजरी। आप ये बताइए कि अर्ब पैरालिसिस क्यों हो रहा है और कौन सी नर्व इफेक्ट है, और आप एक्सप्लेन कर रही है कि डिफॉर्मिटी कैसे होती है और किस तरीके से होती है, कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व है, कौन कौन सी नर्व इन्वॉल्व है, आप रीजन दीजिए इसका। सो ब्रेकियल प्लेक्सिस का एक टॉपिक है अब पैरालिसिस, बहुत ही शानदार टॉपिक है। सो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था क्या होता है। अगर आप यहाँ पे देखें अब पैरालिसिस क्यों होती है, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। देखो अब क्या होता है ना, आपको पता है ब्रेकियल प्लेक्सिस कब बनता है, जब C5, C6, C5, C6, C7, C8 और T1, जब अपनी इतनी सारी नर्व के रूट आपस में जुड़ती हैं तो अपना बनता है ब्रेकियल प्लेक्सिस। अब ब्रेकियल प्लेक्सिस में अगर आपको याद हो, ब्रेकियल प्लेक्सिस में दो रूट होती है। ब्रेकियल प्लेक्सिस की जो पहली रूट होती है ना C5 और C6, जो ब्रेकियल प्लेक्सिस की पहली रूट होती है C5 और C6, जब ये दोनों रूट आपस में जुड़ती है ना ब्रेकियल प्लेक्सिस की, तो अपना एक बनता है ट्रंक। उस ट्रंक को अपन बोल देते हैं अपर ट्रंक। ठीक है, इस अपर ट्रंक से क्या होता है ना, ये अपर ट्रंक आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक को बोलेंगे इंटीरियर डिवीजन और एक हो जाता है नीचे की तरफ लोअर डिवीजन। ठीक है, उसके अलावा अपर ट्रंक से एक और दो ब्रांचेस निकलती हैं, सुप्रास्कैपुलर नर्व और नर्व टू सबस्कैपुलारिस। ठीक है, सो ये जो अपर ट्रंक है ना, अगर अपन ध्यान से देखें तो अपर ट्रंक एक ऐसी जगह बन चुका है जहां पे अपनी 1 2 3 4 5 6 नर्व का एक कॉमन पॉइंट है ये अपर ट्रंक, 6 नर्व जुड़ने का। सो अब पैरालिसिस क्या है, अब पैरालिसिस एक ऐसा पैरालिसिस है जो कि छोटे बच्चों के अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंदर छोटे बच्चों का हाथ जो है ऐसा हो जाता है। अगर आप देखो, मुझे ना इसके लिए आपको खड़े होकर दिखाना पड़ेगा, छोटे बच्चों का हाथ ऐसा हो जाता है, अगर आप ध्यान दें, यूं इस तरीके का हाथ हो जाता है बच्चों का। जो अगर आप देख पा रहे हो, जो एल्बो है वो ऐसी है फ्लैक्स, हाथ जो पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है प्रोनेटेड है। ये देखो मेरा हाथ अभी ऐसा है, इसको क्या बोलेंगे, मेरा हाथ अगर ऊपर की तरफ है फोर आर्म, उसको बोलेंगे सुपिनेशन, नीचे की तरफ है तो बोलेंगे प्रोनेशन। अब क्या होता है ना, जो अब पैरालिसिस है, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक और तरीके से पूछा गया है आपके प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम में। पहले तो अब पैरालिसिस डायरेक्ट आया, डिफॉर्मिटी एक्सप्लेन करिए, और आपके यूनिवर्सिटी में ऐसे भी एक क्वेश्चन आ चुका है कि यार पुलिसमैन टिप्स हैंड डिफॉर्मिटी क्या होती है, ये एक्सप्लेन करो, ये कहाँ देखने को मिलती है। अब पैरालिसिस को ही पुलिसमैन टिप्स हैंड बोलते हैं, और ये भी बोला गया कि पुलिसमैन टिप्स हैंड भी क्यों बोलते हैं ये बताओ। अब होता है ना, अब पैरालिसिस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर बच्चे का एल्बो ऐसा फ्लेक्स हो जाएगा, हाथ जो है पीछे की तरफ हो जाएगा, बॉडी के प्रोनेटेड हो जाएगा, और जो रिस्ट है ना वो जी फ्लेक्स हो जाएगी इस तरीके की, बच्चे का हाथ ऐसा हो जाता है। दिस इज नोन एज अब पैरालिसिस। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऐसा नहीं लग रहा कि कोई, जब देखो पुलिस वाले रिश्वत कैसे लेते हैं भाई, पुलिस वाले लेते हैं रिश्वत ऐसे यूं कि बेटा यहाँ पे डाल देना 100 की पत्ती, डाल दे, गाड़ी निकाल दूंगा, यहाँ डाल दो 100 की पत्ती। तो दिस इज नोन एज, वो कारण होता है ना, इसको अपन क्यों बोलते हैं पुलिसमैन टिप्स हैंड, क्योंकि वो पुलिस वाले इस तरीके से लेते हैं टिप छुप छुप के, और डिफॉर्मिटी के अंदर आपका हाथ ऐसा हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि ब्रेकियल प्लेक्सिस का ये वाला जो पार्ट है अपर ट्रंक, जहां पे अपनी 6 नर्व मिल रही हैं, अपर ट्रंक, इस जगह पे इंजरी हो जाए
तो याद रखना, अगर इस जगह पे इंजरी हो जाती है इस पॉइंट में, तो एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं अर्ब पैरालिसिस। इस बीमारी के अंदर क्या होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो बच्चे का हाथ से पीछे से ऐसा मुड़ सा जाता है, देख रहे हैं आप। सबसे पहले लिखेंगे साइट ऑफ इंजरी, यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखने का कला, हेडिंग साइट ऑफ इंजरी कहां हो रहा है, अर्ब पॉइंट्स। अपर ट्रंक जो होता है उसके अंदर एक पॉइंट होता है, अर्ब पॉइंट बोलते हैं, जहां पे 6 नर्व आपस में मिल रही हैं, वहां पे अगर डैमेज हो गया तो अपना होता है अब पैरालिसिस। कॉज ऑफ इंजरी, इंजरी क्यों, अब मान लो यहां, अब यार आप भी समझो ना, दिमाग में लगाओ ना चीजें, क्या इंजरी भी क्यों होगी सर, आप बताओ ना, ब्रेकल वेसेस क्यों आप तोड़ रहे हो जबरन में, अपर ट्रंक में आप इंजरी क्यों कर रहे हो, व्हाई। सो कॉज ऑफ इंजरी क्या है, बर्थ इंजरी, वही बच्चा, अब वही वाली बात हो गई ना, बर्थ इंजरी बहुत ही कॉमन है। अब यहाँ पे आप समझो, मैं आपको बर्थ इंजरी से क्या बोल रहा था, अब बच्चा पैदा होने वाले टाइम पे चलते हैं, बच्चा क्या है बड़े आराम से बाहर आ जाता है भाई, लेकिन नहीं, नर्स क्या कर रही है, जब मुंडी पकड़ ली और खेद दिया पकड़ के। अब इसमें क्या होता है, कितनी बार प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन के कारण क्या होता है ना, बच्चा के गले से पूरा ब्रेकल वेसेस निकलता है, तो यहाँ पे डैमेज आ सकता है। सो अगर किसी का बच्चा ऐसे पैदा हो रहा है ना, तो जेनेटिक बीमारी नहीं है, वो निकालते समय डिलीवरी के टाइम में उसको डैमेज हुआ है, तो उसको बोलते हैं बर्थ इंजरी। इसलिए अच्छे गायनेक के पास ही जाएं सर। हाँ अभी कहाँ, हमारा टाइम ही नहीं है, मैं आपको तो बता रहा था समझाने के लिए कि ये क्यों होता है। ये मेनली अपना होता है बर्थ इंजरी। उसके अलावा फॉल ऑन शोल्डर, कितनी बार क्या होता है ना, कोई भारी सामान एकदम से गिर जाए कंधे पे। अब न्यूटन भाई सो रहे थे, एप्पल गिरा, ग्रेविटी आ गई दिमाग में उनके, पूरी डाली गिर जाती तो क्या हो जाता, या तो मर जाता इस तरीके से, टिप लेने लगता, समझ रहे हो। फॉल ऑन शोल्डर ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, कितनी बार क्या होता है ना, एनेस्थीसिया लगाते हुए भी नर्व डैमेज हो जाती है। नर्व रूट इन्वॉल्व C5 और C6, याद रखना सबसे ज्यादा C5 नर्व रूट इन्वॉल्व होता है और डैमेज होता है, C6 फिर भी कम होता है। मसल पैरालिसिस, ये बहुत काम की चीज अपन पढ़ रहे हैं। अब हमें ये बता दो सर कि कौन कौन सी मसल इसके कारण पैरालिसिस हो जाती है। तो याद रखना, एक नर्व है उसको अपन बोलते हैं मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। मैं आपको क्या करता हूं, ब्रेकल प्लेक्सस दोबारा से दिखा देता हूं तो आपको चीजें और से समझ में आ जाएगी। जो ये देखो आप, ये जो देख रहे हो आप, ये है C5 और C6 जुड़े, ये बनी अपर ट्रंक। अपर ट्रंक क्या करता है, आगे जाके एक ब्रांच देता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नर्व है, उसको बोल देते हैं मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व क्या करती है, अपने फोर आर्म के आगे जितनी भी मसल होती है ना, बाइसेप, ब्रेकियोरेडियलिस, ब्रेकियालिस मसल, इसको सप्लाई करती है। तो ये नर्व हो जाती है डैमेज, तो अपने फोर आर्म की सारी मसल काम नहीं करती, ठीक है। उसके अलावा ये एक और काम करता है, मीडियन नर्व जो होती है ना अपनी, मीडियन नर्व को भी ये ब्रांच देता है अपना अपर ट्रंक, तो मीडियन नर्व भी डैमेज हो जाती है, इसके कारण आपका हाथ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। सो आप समझे, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्व हैं जो डैमेज हो रही है अब पैरालिसिस में, ये क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है। तो याद रखना, मसल पैरालिसिस, तो कौन कौन सी मसल पैरालाइज होती हैं, उसको रटने के बजाय सीधी सी बात करना, वो सारी मसल जो कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और मीडियन नर्व सप्लाई होगी, वो सारी मसल डैमेज हो जाएंगी। मेनली बाइसेप, डेल्टोइड, ब्रेकियोरेडियलिस, है ना, ब्रेकियालिस और ब्रेकियोरेडियलिस मसल ये सारी चली जाएंगी। पार्शियली सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, ये भी मसल चली जाती है। फिर डिफॉर्मिटी, पेशेंट कैसा दिखाई देगा, अगर अपन देखें डिफॉर्मिटी, जो आर्म है ना बच्चे का, ये आर्म चिपका हुआ रहेगा और मीडली रोटेटेड, मतलब ऐसा अंदर की तरफ रोटेट होगा, तो डिफॉर्मिटी मतलब बच्चा कैसा दिखाएगा, जो आर्म है चिपका हुआ, एडक्टेड और मीडली रोटेटेड दिखाई देगा। फोर आर्म कैसे होगा, फोर आर्म इसका होगा ऐसा एक्सटेंड और पीछे की तरफ प्रोनेटेड। वो कहना है चाह रहा है, जो बच्चे का आर्म है ना, वो ऐसा बॉडी की तरफ होगा एडक्टेड और मीडली रोटेट होगा। फोर आर्म इसका कैसा होगा, पूरा खुला एक्सटेंड और पीछे की तरफ प्रोनेटेड, इस तरीके से। तो पुलिसमैन टिप्स हैंड इसको बोलेंगे। डिसेबिलिटी मतलब कि बच्चा क्या क्या मूवमेंट नहीं कर पाएगा, बच्चा ऐसा हाथ नहीं उठा पाएगा, लेटरल रोटेट नहीं कर पाएगा। तो डिफॉर्मिटी का जस्ट अपोजिट डिसेबिलिटी होता है। कॉमन सेंस वाली बात है ना, बच्चे का हाथ ऐसा है, बच्चे का हाथ पीछे क्यों है, प्रोनेटेड क्यों है बच्चे का हाथ, क्योंकि बच्चा सुपिनेशन नहीं कर पा रहा, कौन सी बात है ना। सो डिफॉर्मिटी का अपोजिट जस्ट डिसेबिलिटी होता है। इस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख के आना है।
ये डायग्राम बना देना, बड़े अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन भी है जो आता है। फिर अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। दो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गिव द एनाटॉमिकल बेस ऑफ रिस्ट ड्रॉप। याद रखना कि अब बच्चे क्या रट्टा मान लेते हैं, क्या रेडियल नर्व में अगर इंजरी होती है तो अपन की एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं रिस्ट ड्रॉप। लेकिन उसका कारण अपन देखेंगे कि रेडियल नर्व में भी कहां, रेडियल नर्व बहुत बड़ी नर्व है भाई। देखो रेडियल नर्व कितनी बड़ी नर्व है, मैं आपको ऐसे यहां से दिखा देता हूं। रेडियल नर्व अपनी गर्दन से निकली, एक्सिला में आई, फोरआर्म में आई, क्यूबाइडल फोसा में आई, और यहां से जाके इसके दो ब्रांचेस हो जाते हैं इस तरीके से। सो रेडियल नर्व कितनी बड़ी नर्व है। सो रेडियल नर्व में भी कहां पे इंजरी हो कि रिस्ट ड्रॉप हो जाए, बच्चे यही नहीं समझते। कारण जानना है, रीजनिंग पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये आपको अच्छा डॉक्टर तो बना ही रही है। मुद्दे की बात करना पसंद करता हूं। यूनिवर्सिटी एग्जाम में पास तो ये कराएगी ना, कैसे लिखना है, क्या लिखना है। बहुत ही प्यारी सीरीज आपके लिए मैं बना रहा हूं, ओनली अवेलेबल ऑन माय ऐप। और मैं इसके नोट्स तो अभी डाल दूंगा। देखो मैं आपको बताऊं, अगर एक बार नोट्स भी आप पढ़ लोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। सो आपको 1 तारीख से पहले पहले मैं पूरी एनाटॉमी के, रीजनिंग के नोट्स डाल दूंगा, तो एक बार आप नोट्स पढ़ लेना। वीडियो बनाने फिर भी टाइम लगता है, मेरे ऐप पे सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, डाउनलोड करो और पढ़ो। बहुत ही शानदार कोर्स है, अभी तक नहीं पढ़ा तो पास हो जाओगे। सो रिस्ट ड्रॉप, व्हाट मीनिंग ऑफ रिस्ट ड्रॉप? इनएबिलिटी टू एक्सटेंड द रिस्ट एंड फिंगर। आपने हाथ को ऐसे ऊपर नहीं कर पा रहे, दिस इज नोन एज रिस्ट ड्रॉप। क्यों हो रहा है? क्योंकि रेडियल नर्व की इंजरी होती है। कॉमनली कहां पे रेडियल नर्व की इंजरी भी कहां हो? एट द मिड शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस। रेडियल नर्व की इंजरी हो वो भी कहां पे? ये जो अपना ह्यूमरस बोन है ना, उसके बीच में, मिड ऑफ शाफ्ट में। अगर आप ये बोलोगे कि अगर रेडियल नर्व की इंजरी हो यहाँ पे क्यूबाइडल फोसा में, तब होगा क्या रिस्ट ड्रॉप? नहीं होगा। रिस्ट ड्रॉप तभी होगा जब अपनी रेडियल नर्व की इंजरी होगी। कहां पे? यहां पे। जब रेडियल नर्व किसके पास हो? ह्यूमरस बोन के शाफ्ट के बीच में हो। तो दिस इज नोन एज ह्यूमरस बोन। ये ह्यूमरस बोन है और ये ह्यूमरस बोन से निकल रही है अपनी रेडियल नर्व उसके सामने से। सो क्या होना यहां पे, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये ह्यूमरस बोन का आगे वाला पार्ट है, ह्यूमरस बोन का पीछे वाला पार्ट है। ह्यूमरस बोन के पीछे यहां पे एक ग्रूव आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं रेडियल ग्रूव। साइड में आपको डायग्राम दिख रहा होगा। ये जो रेडियल ग्रूव जो होता है ना बेटा, यहां से रेडियल नर्व से पास करती है। सो मान लो कभी भी अगर आपकी हड्डी टूटी, हाथ की हड्डी, भाई भगवान ना करे, लेकिन कभी आप रास्ते से जा रहे थे भेलपुड़ी खाते हुए, किसी ने आपको टक्कर मार दी या आप किसी में गाड़ी लेके घूम गए, अगर कभी भी एक्सीडेंट हो जाए और ये हड्डी टूट जाए, कहां से? बीच में से, तो क्या होगा? रेडियल नर्व जो है वो डैमेज हो जाएगी। और अगर रेडियल नर्व डैमेज हो गई तो ऐसा ऐसा आपको हाथ दिखाई देगा। दिस नोन एज रिस्ट ड्रॉप। रिस्ट ड्रॉप हमेशा कब होगा? जब अपना टूटेगा हाथ यहां से, बीच में से। अब बीच में से नर्व टूटी, सर ऐसा ही क्यों? क्योंकि क्या होता है ना बेटा, रेडियल नर्व का एक कोर्स मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपको रेडियल नर्व की एनाटॉमी आती तो आपको समझ में आएगी ये सारी बातें मेरी, कि क्यूबाइडल फोसा में रेडियल नर्व टूटा तो क्यों नहीं होगा सर, यहाँ पे क्यों होगा, ऐसा भेदभाव आप क्यों कर रहे हो? तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा। तो रेडियल नर्व की खास बात क्या है? पहले तो रेडियल नर्व में सारे के सारे नर्व के रूट हैं, C5, C6, C7, C8, T1, और रेडियल नर्व बनी सबसे पहले एक्सिला में आई, फिर आई अपने पीछे की तरफ, अपने आर्म में पीछे की तरफ ही आई। अब यहाँ पे क्या है ना, रेडियल नर्व बहुत सारी मसल के लिए, ये देखो आप चीजें दे रहा है, बहुत सारी ब्रांचेस दे रहा है। फिर रेडियल नर्व आगे जाता है, दो हिस्सों में टूट जाता है। एक इसकी डीप ब्रांच रहती है जो फोरआर्म में जाती है, और एक इसकी सुपरफिशियल ब्रांच रहती है। सो रेडियल नर्व की जो सुपरफिशियल ब्रांच है ना, वही आपको क्यूबाइटल फोसा में दिखाई देती है, यहाँ पे आगे की तरफ। तो याद रखना, अगर क्यूबाइटल फोसा में इंजरी होगी रेडियल नर्व की, तो आपको रिस्ट ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्यूबाइटल फोसा में क्या प्रेजेंट है? क्यूबाइटल फोसा में अपना प्रेजेंट है रेडियल नर्व का ये वाला पार्ट, इन अपना सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच। और ये ब्रांच ज्यादा किसी काम की नहीं होती, क्योंकि मैक्सिमम मसल को सप्लाई कौन करता है? डीप ब्रांच अपना रेडियल नर्व की। दैट इज व्हाई। फिर कितनी बार आपसे एक और क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में कि अगर अल्ना बोन टूट गई तो रिस्ट ड्रॉप होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि रिस्ट ड्रॉप तभी होता है जब रेडियल नर्व डैमेज होती है। कहां पे? अपने हाथ में मिड पॉइंट पर। सावधान रहें, सतर्क रहें, कंफ्यूज ना हो चीजों से, इसलिए रीजनिंग पढ़ना बहुत जरूरी है। और जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं ना, मेरे भी कंसेप्ट बहुत अच्छे हो रहे हैं, सही बता रहा हूं तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते मैं भी बहुत अच्छे से पढ़ पा रहा हूं।
उस सारे मेरे नोट्स मेरे वेबसाइट में भी हैं, मैं एनाटॉमी के नए नोट्स बना रहा हूं, उसमें सब मिलेगा। सो रिस्ट ड्रॉप। अब देखते हैं मसल अफेक्टेड। अब क्या होता है ना, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल है, जैसे कि एक है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस एंड ब्रेविस और एक्सटेंसर कार्पाई अनलारिस मसल। ये दो मसल जो हैं, अगर ये पैरालाइज हो जाए, क्यों, इन दो मसल सप्लाई कौन करता है, रेडियल नर्व। अब ये जो रेडियल नर्व है, अगर ये पहले ही डैमेज हो जाए तो ये दो मसल भी सप्लाई नहीं होंगे, जिसके कारण आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से रिस्ट ड्रॉप। तो इन दो मसल के कारण होता है, एमसीक्यू में भी आएगा। फिर यहां पे लिखा है विल रेडियल नर्व इंजरी इन क्यूबाइडल फोसा कॉज रिस्ट ड्रॉप एंड व्हाई। ये प्री यूनिवर्सिटी में आया था आपकी किसी स्टेट में से, बहुत मुझे अच्छा लगा था क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बोला था हाँ होगा, क्योंकि क्यूबाइडल फोसा में भी रेडियल नर्व है। तो यार नहीं होगा, रीजन है नो, रेडियल नर्व की इंजरी हो गई क्यूबाइडल फोसा में तो रिस्ट ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि क्यूबाइडल फोसा में सिर्फ सुपरफिशियल ब्रांच है रेडियल नर्व की, और डीप ब्रांच की, जो डी वाला पार्ट जो है रेडियल नर्व का, उसका एक ब्रांच है पोस्टीरियर इंट्रोसियाई नर्व, बस। क्यूबाइडल फोसा में ज्यादा चीजें नहीं है, दैट्स व्हाई नहीं होगा रिस्ट ड्रॉप। फिर अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, फ्रैक्चर ऑफ अल्ना एट द मिड शाफ्ट, इनएबिलिटी टू एक्सटेंड द रिस्ट जॉइंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है कि अगर अल्ना का फ्रैक्चर हो जाए तो रिस्ट ड्रॉप होगा क्या? सीधी बात है, यूजुअली अगर कॉमनली देखें, फ्रैक्चर ऑफ अल्ना do not cause wrist drop because the radial nerve run in the interior compartment and may not be injury। याद रखना, ये डायरेक्ट आपसे बोला जाता है कि अगर अल्ना टूटा तो रिस्ट ड्रॉप होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेडियल नर्व जो है, याद रखना, रेडियल नर्व जो है अगर वो डैमेज हो कहां पे, यहां से बीच में से, तो ही होता है रिस्ट ड्रॉप, वरना नहीं होता, क्योंकि मैक्सिमम ब्रांच वो पहले दे देता है। और रेडियल नर्व की एक ब्रांच होती है, उसको बोलते हैं सुपरफिशियल ब्रांच, वो अपने इंटीरियर पार्ट से जाती है। डीप ब्रांच तो फोरआर्म में जाती है पीछे, और वहीं पे आके टर्मिनेट हो जाती है, दैट्स व्हाई नहीं होंगी चीजें, समझा? अब इसके लिए एनाटॉमी आपको पढ़नी पड़ेगी। एक्चुअली में होता क्या है, अगर मैं आपको पढ़ाऊं, यहाँ पे आप देखिए, मैं थोड़ा सा रिविजन करवा देता हूँ आपका। ये एक नन्ना मुन्ना बच्चा बनाता हूँ मैं आपके लिए, ये इसका हाथ है। सर हाथ बड़ा ही खतरनाक बना दिया आपने, बॉडी ऐसी बनाई नन्नी मुन्नी, बॉडी बिल्डर आदमी है ना, हाथ का उपयोग ज्यादा करता है, देख रहे हो आप। सो ये इसके हाथ के दो पार्ट हो गए, इंटीरियर पार्ट और ये पोस्टीरियर पार्ट। ये देखो, मतलब हाथ का आगे वाला हिस्सा और एक पीछे वाला हिस्सा। अब रेडियल नर्व की खास बात क्या है, रेडियल नर्व निकली पीछे पार्ट में रहती है रेडियल नर्व, फिर रेडियल नर्व आगे जाके ऐसे दो पार्ट में डिवाइड होती है रेडियल नर्व, इस तरीके से दो पार्ट में होती है। एक इसका सुपर डीप ब्रांच, डीप ब्रांच पीछे वाले कंपार्टमेंट में रहता है और वहीं की वहीं टर्मिनेट हो जाता है बहुत सारी ब्रांचेस देके। और एक इसका होता है सुपरफिशियल ब्रांच, जो आगे वाले कंपार्टमेंट में होता है फोरआर्म में, फिर घूम के बाद में पीछे जाता है। तो इसकी एनाटॉमी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक बार एनाटॉमी पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगा। सो अगर अल्ना में फ्रैक्चर होगा तो रिस्ट ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। रिस्ट ड्रॉप तभी देखने को मिलेगा जब अपनी रेडियल नर्व में डैमेज हो, डीप ब्रांच में। तो ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन था जो आया। फिर ये एक और क्वेश्चन आ गया अपना, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, एबिडक्शन ऑफ शोल्डर जॉइंट बियॉन्ड 90 डिग्री। याद रखना, मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था 15 से 90 डिग्री तक। सो अपने हाथ को 15 से 90 डिग्री तक एबिडक्शन करवाने में कौन हेल्प करता है? अपनी डेल्टॉइड मसल। और आपको 90 डिग्री से ऊपर हाथ करवाना है तो एक मसल होती है, उसको बोलते हैं सेरेटस इंटीरियर मसल, वो करवाती है 90 डिग्री से ऊपर अपने हाथ को। So abduction of shoulder joint beyond 90 degree not possible in long thoracic nerve injury. Why? अगर कभी अपनी लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो है उसके अंदर इंजरी हो जाए तो अपन हाथ को 90 डिग्री से ऊपर क्यों नहीं ले जा सकते? ये एक्सप्लेन करिए, कितना शानदार क्वेश्चन है। क्योंकि लॉन्ग थोरेसिक नर्व सप्लाई करता है सेरेटस इंटीरियर मसल को। अगर लॉन्ग थोरेसिक नर्व डैमेज हो गई तो सेरेटस इंटीरियर मसल खराब हो जाएगा, और सेरेटस इंटीरियर मसल रिस्पॉन्सिबल है 90 डिग्री से ऊपर हाथ को ले जाने को। और सेरेटस इंटीरियर मसल खराब हो जाए तो एक बीमारी भी होती है, उसको बोल देते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही मेरा था, समझ रहे हो आप? आप देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो रीजनिंग में ना कंसेप्ट बहुत जरूरी है, आपको पूरा पता होना चाहिए। 0 डिग्री से 15 डिग्री तक कौन करता है? सुप्रास्पाइनेटस। 15 से 90 डिग्री तक कौन करता है? डेल्टॉइड मसल। 90 के ऊपर कौन करवाएगा हाथ को ऊपर? सुप्रा अपना ये सेरेटस इंटीरियर मसल। सो रीजनिंग के क्वेश्चन वही होते हैं बट थोड़ा सा घुमा के देते हैं, तो दिमाग लगाना सीख जाओगे तुम्हें करके। फिर
अपन चौथा क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन द एनाटॉमिकल बेसिस ऑफ इंजरी टू एक्सिलरी नर्व ड्यूरिंग इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। ये मैं आपको पहले बताया था, जब अपन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन तब देते हैं, डेल्टोइड मसल के बीचों बीच देते हैं, अगर ऊपर नीचे दे दें तो क्या होगा, तो एक्सिलरी नर्व डैम हो जाएगी। तो उसके कारण क्या होगा, एक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है डेल्टोइड मसल को, हाथ जो है 15 डिग्री से 90 डिग्री तक इंसान उठा नहीं पाएगा और हाथ का ये लेटरल वाले साइड में सेंसेशन हो जाएगा। सो आप देख रहे हो ये वही कंसेप्ट लग रहे हैं जो मैंने आपको पढ़ाए थे। सो इसके अंदर सब यही लिखा हुआ है, डेल्टोइड मसल के अंदर पैरालिसिस हो जाएगी, 15 डिग्री से हाथ अपन नहीं कर पाएंगे ऊपर, लेटरल साइड जो है शोल्डर का वो सेंसरी लॉस हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई इज इंफीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट इज मोस्ट कॉमन। ये आप देखो, ये एक्सरे में आपको दिख रहा होगा, ये डिसलोकेशन आपको दिख रहा होगा, क्लियरली दिख रहा है। सो नीचे से ही सबसे ज्यादा शोल्डर का डिसलोकेशन क्यों होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका था, क्योंकि शोल्डर जॉइंट में नीचे से कोई भी मसल की टेंडन पास नहीं करती और लिगामेंट भी नहीं होते। सो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका था, मैंने आपको तब बोला भी था। सो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। सो ये अपना था पार्ट 1 अपर लिम्ब के रीजनिंग के क्वेश्चन की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरे ऐप पे वीडियो भी है, सारी वीडियो अपर लिम्ब लोअर लिम्ब की वीडियो 2 सेक्शन की वीडियो मैंने फ्री कर रखी है, जाओ देखो। बाकी की वीडियोस के लिए यू हैव टू पे। और एक ऐसा कोर्स मैंने बनाया एनाटॉमी चैंपियन, वहां आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अभी चीज खत्म नहीं हुई है यार, बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं। एप थंब डिफॉर्मिटी क्या होता है, फिर है ना, फिर साइन अपने बने, डिनर फोक डिफॉर्मिटी क्या होती है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो मैंने बाद में दिए हैं। सैटरडे नाइट पाल्सी, डिनर फोक डिफॉर्मिटी, है ना, ड्रॉप्स आर्म टेस्ट ये क्या होता है, और अपना अल्नर नर्व अपनी सबसे ज्यादा डैमेज क्यों होती है। मतलब मेन जो टॉपिक है ना मैंने पीछे दे रखे हैं एक्चुअली में से यार रखना। 30 क्वेश्चन की बहुत प्यारी पीडीएफ है, 25 से 30 क्वेश्चन इसके अंदर है, इस पीडीएफ में मैंने खुद बनाई है, बहुत शानदार ये पीडीएफ है। टेलीग्राम पे मिलेगी, मेरे ऐप पे मिलेगी। पार्ट 1 था, पार्ट 2 वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि इसके अंदर मेन आपको क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि यार ये पोपाई डिफॉर्मिटी क्या होता है, मतलब जो मेन क्वेश्चन है ना वो मैंने पार्ट 2 में डाले हैं, जैसे कि पोपाई डिफॉर्मिटी, है ना, अपना सैटरडे नाइट पाल्सी, दूसरे टेस्ट। सो पार्ट 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर ऐसे टॉपिक हैं जो आप खुद से नहीं पढ़ सकते, आपको वीडियो देखनी ही पड़ेगी। यार मैं भी थोड़ा चालाक आदमी हूँ। तो पार्ट 2 मेरे ऐप में मिलेगा, डाउनलोड करो मेरा ऐप, वहां आपको मिलेगा फ्री में, पैसे नहीं मांग रहा, डरे नहीं। सो मेक श्योर वॉच दिस। और याद रखें एक चीज, इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं, थोड़ा सा लाइक और कमेंट करके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, मेक श्योर अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं सॉरी एमबीबीएस के साथ।